हेलो एवरीवन, सीयूटी सुपर ग्रेड्स बाय टॉप रैंकर्स के यूट्यूब चैनल पर मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एक सैंपल पेपर जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से बना हुआ सैंपल पेपर है। और ये सैंपल पेपर आपके एग्जैक्ट बोर्ड एग्जाम का रिप्लिका है। ठीक है, तो जैसा आपका बोर्ड एग्जाम होता है वैसा का वैसा ही सैंपल पेपर हमने यहाँ पर तैयार किया है और उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर इस पेपर को डिस्कस भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको हर एक टाइप के सवाल मिलने वाले हैं जैसा कि आपके रियल एग्जामिनेशन में आता है, चाहे वो एमसीक्यूज हो, एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हो, वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग आंसर या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के सेशन का जो आउटपुट है वो ये है कि आज के सेशन में हम जो भी सवाल करेंगे वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में उसे करने का जो अच्छा तरीका है, बेस्ट अप्रोच है, उससे भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपके एक्चुअल पेपर में भी आपको मिलेंगे और इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि कई बार ऐसी चीजें जनरल इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में हमें दी जाती है जिसका ध्यान रखते हुए हमें पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, नहीं तो फिर हमें दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि भैया आपके पेपर में टोटल 38 क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। पेपर को 5 भागों में डिवाइड किया गया, ए बी सी डी ई। सेक्शन ए में 1 से लेकर 18 तक एमसीक्यूज हैं और 19 और 20 जो है वो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इन सब की जो वैल्यू है वो 1 मार्क्स है। सेक्शन बी में आपके पास 21 से 25 नंबर के क्वेश्चन हैं जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं। हर एक सवाल की वैल्यू 2 मार्क्स है। सेक्शन सी जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 31 तक के क्वेश्चन आएंगे जो कि शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं। हर एक क्वेश्चन की वैल्यू 3 नंबर है। इसी तरह से सेक्शन डी में 32 से 35 यानी लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं। हर एक सवाल की वैल्यू 5 है। सेक्शन ई में 36, 37, 38 तीन क्वेश्चन हैं। ये तीनों क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इनकी वैल्यू है 4 नंबर। ठीक है, और कैलकुलेटर का यूज अलाउड नहीं है। तो जब भी आप अगर कभी घर में भी बैठ के कोई टेस्ट लगाते हैं, कोई सैंपल पेपर या कोई मॉक टेस्ट देते हैं, तो वहां पर इस बात का ध्यान रखें कि आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है क्योंकि अगर आप वहां पर कैलकुलेटर यूज करेंगे और एक्चुअल एग्जाम में आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, आपको यूज करने का मौका नहीं मिलने वाला है, तो आपका जो टाइम आप जो यहाँ सेव कर रहे थे वहां पर वो लगेगा। तो इसलिए आदत बनाइए कि आप कैलकुलेशन जैसे मेंटली कर सकते हैं या पेन पेपर की हेल्प से कर सकते हैं, उसको करिए और उसको जितनी इफिशिएंटली और जितने अच्छे से कर सकते हैं उतने अच्छे से करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए जिसमें हमारे पास एमसीक्यूज हैं और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। हर एक सवाल की वैल्यू कितनी है? 1 नंबर है। सवाल पढ़ेंगे। सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। सवाल के डेटा को कलेक्ट करना बहुत जरूरी है और वो भी एक बार में। ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल टाइम सवाल को पढ़ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, आप डेटा ही नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं, तो ऐसा ना करें। इसलिए अपने आप को ट्रेन करेंगे इस सैंपल पेपर को सॉल्व करते समय। इफ फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक ए मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी कि उसका जो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेम होंगे। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई इज इक्वल टू 0 एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आई, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर i जो है वो क्या है? आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है। आपको x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है और x और y जो है यहाँ पर वो a और i के कोफिशिएंट्स हैं। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? ध्यान से देखिए। कैसे करेंगे इस सवाल को? ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया हमारे पास में जब भी कोई इक्वेशन दी जाती है और हमें ए इनवर्स निकालना होता है तो हम उस इक्वेशन में दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमारे पास एग्जैक्टली वो मैट्रिक्स तो है ही नहीं, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स तो है ही नहीं। वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तो है बट वो 2 by 2 का है, 3 by 3 का है, 4 by 4 का है, ये हमें पता ही नहीं है। तो हमारे पास इक्वेशन है तो हम इक्वेशन को ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखा ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो जब आप ए इनवर्स यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई। इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर तो 0 ही रहेगा। जब ए इनवर्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा a माइनस ए इनवर्स इंटू ए जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, प्लस ए इनवर्स किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो। कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वो सामने वाले की आइडेंटिटी चेंज नहीं करता, यानी कि ए इनवर्स इंटू आई करने पर आपको ए इनवर्स ही मिलने वाला है। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। क्या? कि अगर आप a इंटू आई करें या i इंटू ए करें आपको a ही मिलने वाला है, या a इंटू ए इनवर्स करें या a इनवर्स इंटू ए करें आपको i ही मिलने वाला है, या a इनवर्स इंटू आई करें
तो भी आपको ए इनवर्स ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए थी। अब यहाँ पर हमें ए इनवर्स में इंटरेस्ट है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर ए इनवर्स को एक तरफ रख लेंगे। तो ए इनवर्स को हमने एक तरफ रखा, इज इक्वल टू इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए और प्लस का 3i। और इसे अगर हम कंपेयर करें एक्स ए प्लस वाई आई से, तो हमें पता चलेगा कि x की वैल्यू -1 है ना, x की वैल्यू कितनी है, -1 है, और y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 है। और हमसे इसी x और y का क्या मांगा था, सम मांगा था, यानी कि -1 और 3 का एल्जेब्रिक सम हमें चाहिए, जो कि कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा। तो हम अपने पेपर को जैसे अटेम्प्ट करते हैं वैसे ही यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो जल्दी जल्दी सवालों को पढ़ेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, है ना, उसका क्या मतलब है समझेंगे, और सवालों पे उसको अप्लाई करके सवाल को जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 वेयर ए इज ए 2 by 2 मैट्रिक्स, देन 4a इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो यहाँ पर आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि भैया आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि के ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब ये कि अगर यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म है, उसे जब आप डिटरमिनेंट के बाहर निकालते हो, तो डिटरमिनेंट के बाहर वो जब आता है तो उसकी पावर उतनी ही होती है जितना इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, जो कि यहाँ पर क्या है, 2 by 2। यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी चीज ये कि आपको पता होना चाहिए कि ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो एक्चुअली में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स भी होता है, यानी कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हम ये बोलेंगे भैया 4a इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। यहाँ से 4 बाहर आएगा, ठीक है, बट उसकी पावर कितनी आएगी, n के लिए यहाँ पर कितनी है, 2, ये आ गया। फिर यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स आएगा, जो कि हमें मालूम है कि क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें गिवन है कितना है, 2 है, तो यहाँ पर कितना, अच्छा यहाँ पर 4 की पावर 2 था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16/2 विच इज इक्वल टू कितना, 8। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। तो 4 की पावर 2 यानी कि 16, 16 को डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, जो कि कितना है, 2 है, 16/2 करने पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो कि आपके सामने सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, चल मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई परेशानी किसी भी तरह की आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल की चर्चा करते हैं फटाफट। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या बोल रहा है, लेट ए बी ए 3 by 3 मैट्रिक्स सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 64 है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू। अब यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो एक्चुअली में डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1 होता है। अब यहाँ पर एक बार एडजॉइंट था इसलिए n-1 की पावर 1 है। अगर यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए होता, यानी 2 बार एडजॉइंट लेते, तो यहाँ पर n-1 की पावर कितनी हो जाती, 2 हो जाती। सिमिलरली अगर यहाँ पर 3 होता, 3 बार एडजॉइंट होता, तो वहां पर पावर कितनी हो जाती, 3 हो जाती। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमें इसे यूज करना है। तो हमने बोला सर यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, ऑर्डर हमें मालूम है, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है भैया, 3 है। तो हमने बोला सर इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 64 है। ठीक है, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, और n-1 यानी 3-1, 3-1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आएगा वो आपका +-8 आएगा, +-8 आएगा। तो +-8 हमें यहाँ पर दिख रहा है डी ऑप्शन में। ठीक है, ये हमारे सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है कोई परेशानी है किसी भी तरह की तो बता सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपको किसी भी स्टेप में दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिनके ऊपर सवाल आपके बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि ए जो है वो 3-4-5-2 एक 2 by 2 का मैट्रिक्स है, 2a प्लस बी जो है वो एक नल मैट्रिक्स है, देन बी इज इक्वल टू, आपको बी पूछ रहा है, तो हमें ए तो पता ही है, हमें बी निकालना है, और इन दोनों का जो सम है वो एक नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट कितने हैं, 0 0 0 0। यानी कि यहाँ पर हमें ये मालूम है कि 2a प्लस बी करने पे आपको एक नल मैट्रिक्स मिलेगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए यानी कि 3-4-5-2 प्लस यहाँ पर मान लेते हैं x y z w इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 0 0 0 0। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा 6-8-10, और ये हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा x y z w
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 0 0 0। तो अगर हम यहाँ पर दो मैट्रिक्स को जब ऐड करते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग प्लेसेस पे जो एलिमेंट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 + x, यहाँ पर हो जाएगा 8 + y, यहाँ पर हो जाएगा 10 + z, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 + w, 4 + w इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 0 0 0 0। कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -6, y की वैल्यू आ जाएगी -8, z की वैल्यू आ जाएगी -10, और w की वैल्यू आ जाएगी -4। यानी कि आपका जो बी मैट्रिक्स था, जो कि आपका x y z w था, उसकी वैल्यू एग्जैक्टली कितनी आएगी, एग्जैक्टली आएगी -6, -8, -10 और -4। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ पर आपको पेपर में करना है तो आप इस तरह से कर रहे हो, बट अगर आप प्रैक्टिस करते समय करना चाहते हो तो कुछ भी नहीं करना है, आपको मालूम है इसको इधर भेजेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो इसका नेगेटिव विथ ट्वाइस करके, मतलब ट्वाइस विथ नेगेटिव कर दो, तो इसका डबल करके नेगेटिव साइन लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है, चलिए फटाफट आगे बढ़ेंगे। अब आपके पास लिखा हुआ है कि इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि भैया यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, और ये बराबर किसके, ये बराबर है आपके लॉग एक्स के। अच्छा, आपको क्या चाहिए, आपको एफ एक्स चाहिए, तो आप क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये जो ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये हट जाएगा। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर हट जाएगा, तो यहाँ पर एफ एक्स बचेगा, बट यहाँ पर लॉग एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब log x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x log x माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। यहां से अगर आप x कॉमन निकालोगे तो यहां से कितना आएगा आपका log x -1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब ये चीज मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दी, ये चीज मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दी मैं आपको बताता हूँ। आई लेट आप यहाँ पर यूज करोगे, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप log x का इंटीग्रेशन याद रखें कि x log x माइनस एक्स होता है, इससे आपको फायदा होगा। ऐसे बहुत सारी चीजों का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए जिससे आपका एक आध स्टेप बच सकता है। बाकी आप इसको पूरा पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर i का मतलब होता है इनवर्स, ठीक है, l का मतलब होता है लॉग, a का मतलब होता है एल्जेब्रिक, t का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, और e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि आपने इंटीग्रेशन करना है log x का dx। अब यहाँ पर आपने 1 लगा दिया, तो 1 जो है वो आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये आपका लॉग का फंक्शन है। अब यहाँ पर देखिए लॉग का फंक्शन पहले आता है, एल्जेब्रिक बाद में आता है, तो यानी कि लॉग का फंक्शन जो होगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है भैया कि फर्स्ट फंक्शन को आपने छोड़ा, सेकंड फंक्शन का आपने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, माइनस फिर फर्स्ट फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, और फर्स्ट सेकंड फंक्शन का आपने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, और जो भी आया उसका फिर फर्दर इंटीग्रेशन कर दिया। ये फॉर्मूला जो है वो क्या है, यू वी डी एक्स वाला फॉर्मूला है। तो आपने लिखा है यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे लॉग एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/x, इसका इंटीग्रेशन आएगा x, और फिर इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो जाएगा आपका x log x माइनस ये आपका 1 बनेगा, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, x आएगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पर आपको लिख के बता दी थी। ठीक है बेटा, अगर आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको इसको करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर सकते हैं ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है कोई परेशानी है किसी भी तरह की, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, फटाफट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है भैया, नेक्स्ट सवाल आपके पास है कि आपको इंटीग्रेशन करना है सेक स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाय सिक्स डी एक्स का, लिमिट आपको 0 से पाई बाय 6 दी गई है। तो यहाँ पर आपके पास में एक तरीका ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल सेक स्क्वायर टी डी टी का इंटीग्रेशन करना होता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है 10t, यानी कि यहाँ पर t की जगह जो है वो यहाँ पर आप 10 के साथ लगा सकते हो। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है ये x माइनस पाई बाय सिक्स है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो एक्चुअली में 10x माइनस पाई बाय सिक्स आएगा। अब यहाँ पर आपको जो इंटीग्रेशन करना है वो 0 से पाई बाय सिक्स करना है। तो जब आप पाई बाय सिक्स पुट करेंगे x की जगह तो अपर लिमिट पुट करने पे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई बाय सिक्स। अब यहाँ पर टेन ऑफ माइनस थीटा याद रखेंगे कि टेन ऑफ माइनस थीटा जो होता है
वो टेन थीटा विथ नेगेटिव साइन होते हैं, यानी माइनस साइन बाहर आ जाता है। तो इसका माइनस साइन बाहर आएगा तो ये हो जाएगा आपका टेन पाई बाय सिक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पाई बाय सिक्स मतलब कितना होता है, 30 डिग्री होता है, तो ये आपका टेन 30 डिग्री है। और टेन 30 डिग्री जो होता है वो होता है आपका 1/√3। 1/√3, तो 1/√3 यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी तरह की? नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, तो फटाफट हम आगे बढ़ेंगे ताकि हम कम से कम समय में पेपर को सॉल्व कर सके। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वीडियो को पॉज करके चीजें नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो फिर आप स्पीड को कम करके भी देख सकते हैं। ठीक है, बस मैं आपसे इस पेपर को इस तरह से सॉल्व इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि एक्चुअली में पेपर को सॉल्व करना ही इसी तरह से है, क्योंकि अगर हम बहुत आराम आराम से करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि अच्छा सर ने कर लिया, तो यार हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो टच में हैं। अगर सर कर पा रहे हैं तो हमें भी इसी स्पीड को मेंटेन करना है, जबकि आपकी तो इससे भी ज्यादा स्पीड होनी चाहिए। मैं तो आपसे बातें भी कर रहा हूँ, बट आपकी इससे भी ज्यादा स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे बोल रहा था सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, आपको उसके ऑर्डर और उसकी डिग्री का क्या बताना है, सम बताना है। अब यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर ऑर्डर का मतलब होता है कि वहां पर हमने डी वाई बाई डी एक्स यानी कि एक बार डिफरेंशिएट किया है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दो बार डिफरेंशिएट किया है, यानी कि हमने कितनी ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया है y को विद रिस्पेक्ट टू x, वो हमें देखना पड़ता है। उससे हमें पता चलता है ऑर्डर। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बार जो हमने डिफरेंशिएट किया है वो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि हमने दो बार डिफरेंशिएट किया, तो इसका जो ऑर्डर है वो दो है। इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, दो है। और इसी की हम पावर देखेंगे तो इसकी पावर कितनी है, वन है। तो ये हमारी डिग्री है जो कि वन है। तो हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो रिक्वायर्ड सम जो है वो टू प्लस वन, हमारे पास कितना आएगा, थ्री आएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? फटाफट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपसे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर। तो अगर कोई भी दो वेक्टर्स, मान लीजिए यहाँ पर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, वो जीरो होता है। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो ये इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो होगा। तो ए की वैल्यू कितनी है, टू आई कैप प्लस पी जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, बी वेक्टर लिखा माइनस का फोर आई, माइनस का सिक्स जे और प्लस का 26 के। इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो होगा। तो हमने बोला आई से आई वाला मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का एट, जे से जे वाला मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का सिक्स पी। ठीक है, माइनस का सिक्स पी। और के से के वाला मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 26 इक्वल टू जीरो। माइनस का सिक्स पी उधर भेजेंगे तो सिक्स पी हो जाएगा, और 26 और 8 का डिफरेंस जो है वो 18 हो जाएगा। तो यहाँ यानी कि पी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास थ्री। पी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास थ्री, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो आई डॉट आई है, जे डॉट जे है और के डॉट के है, ठीक है, इन तीनों में जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वन होता है। ठीक है, अगर आप आई डॉट जे कर रहे हैं या जे डॉट के कर रहे हैं या के डॉट आई कर रहे हैं, तो इन तीनों की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है, और वो किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में आई से आई वाला, जे से जे वाला, के से के वाला मल्टीप्लाई होता है और वो वन बन जाता है ना। उसके अलावा आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है बेटा, चल यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब आपके पास है द वैल्यू ऑफ आई क्रॉस जे डॉट जे प्लस जे क्रॉस आई डॉट के की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे ये आई लिखा, फिर ये जे लिखा, फिर ये के लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर आई क्रॉस जे करेंगे, यानी आई क्रॉस जे करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, के मिलेगा। जे क्रॉस के करेंगे, है ना, जे क्रॉस के करेंगे तो आपको आई मिलेगा। या के क्रॉस आई करेंगे, के क्रॉस आई करेंगे, के क्रॉस आई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जे मिलेगा। तो ये अगर साइकिल इस तरह से चल रही है तब तो ठीक है, बट अगर आपने इसको उल्टा चला दिया, अगर आपने इसको उल्टा चला दिया यानी कि आपने इसको पलट दिया, यानी कि आपने जे क्रॉस आई कर दिया या के क्रॉस जे कर दिया या आई क्रॉस के कर दिया, तो इस केस में आपका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। आपका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आई क्रॉस आई हो गया, जे क्रॉस जे हो गया, के क्रॉस के हो गया, तो ये तीनों चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी जीरो होती है। ठीक है, अच्छा,
तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास आई क्रॉस जे है, तो आई क्रॉस जे तो के होता है, तो ये हो जाएगा के डॉट जे, ये हो जाएगा आपका के डॉट जे प्लस जे क्रॉस आई है, जे क्रॉस आई मैंने बताया माइनस के होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस के, बाहर कितना है के है। अब आपको मालूम है कि भैया के डॉट जे तो आपका जीरो होता है और के डॉट के आपका वन होता है विद नेगेटिव साइन, क्योंकि माइनस साइन है, तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा, माइनस वन आएगा। माइनस वन आएगा यानी कि डी ऑप्शन आपके इस सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, डी ऑप्शन जो होगा वो आपके इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चल आगे बढ़ेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। अब आपसे बोल रहा है कि इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू आई, तो आपसे बोल रहा है कि ए की वैल्यू तो इतनी है, तो बताओ बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, ए पता है कि ए कितना है, ए पता है आपको कि 2i माइनस 2j प्लस 2k है, और आपको पता है कि ए प्लस बी जो है वो आपके पास कितना है, आई है। तो अगर ए प्लस बी में से ए को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बी वेक्टर आ जाएगा, आ जाएगा, तो आई माइनस टू आई यानी कि माइनस आई हो जाएगा, ये प्लस का 2j हो जाएगा और ये माइनस का 2k हो जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, और वन में से टू जाएगा तो माइनस वन आएगा। ठीक है, अब हमें वेक्टर बी का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसमें होता क्या है, आई जे और के जो कोफिशिएंट्स हैं यानी कि माइनस वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर और माइनस टू का स्क्वायर, तो हम इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम का अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये हमें क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है। तो ये हो गया वन, ये हो गया आपके पास फोर, ये हो गया आपके पास फोर, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, नाइन का रूट, यानी कि ये आपका आ जाएगा थ्री। तो यानी कि बी ऑप्शन जो है वो इस सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है बेटा, बी ऑप्शन जो होगा वो इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें जो आप हर एक चैप्टर में पढ़ते हो, उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके सवालों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर इसकी वैल्यू होती है, और आगे हमारे पास बहुत बड़े बड़े सवाल आएंगे जिनका सोल्यूशन भी थोड़ा सा इनके कंपैरिजन में लंबा होगा, दूसरा उनकी वैल्यू भी थोड़ी ज़्यादा होगी, तो वो ना तो छूटने चाहिए और उसके लिए हमारे पास में पर्याप्त समय होना चाहिए ताकि हम उसे बहुत शांत मन से कर सकें। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड आपको है ना बढ़ा के रखनी चाहिए एक्चुअल एग्जाम में भी। तो आपसे बोला डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन दिस आर, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपको, तो ये x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, और z माइनस जेड वन अपॉन सी। तो ये कार्टेशियन फॉर्म है ना, किसी लाइन का, और ये इस फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो पहले तो इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, तो इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, तो ये हो गया x माइनस वन अपॉन टू, ये हो गया आपका y माइनस वन, इसको पलटा है तो माइनस थ्री नीचे आ जाएगा, माइनस साइन नीचे ले लिया अपन ने। यहाँ से z का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो टू कॉमन निकालेंगे तो z माइनस वन बाई टू हो जाएगा, और वो टू नीचे जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, सिक्स बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, है ना, कार्टेशियन, है ना, कार्टेशियन का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर एक्चुअली में ये जो ए बी सी होते हैं ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं आपके, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वो आपके होते हैं ए बी और सी। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं सर, डायरेक्शन कोसाइंस जो आप निकालते हो वो कैसे निकालते हो, आप क्या बोलते हो, ए को डिवाइड करोगे इन तीनों के स्क्वायर के सम के अंडर रूट से, तो ये आपका एक हो गया। बी को डिवाइड करेंगे सेम चीज, ये हो गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो ये जो है ये आपका डायरेक्शन कोसाइन होता है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमारा जो ए है, हमारा जो ए है वो कितना है, टू है, हमारा जो बी है वो माइनस थ्री है, और हमारा जो सी है वो सिक्स है, ना कि टू थ्री और ट्वेल्व है। अगर आप यहाँ से देखते और आप ये बोलते कि ये तो कार्टेशियन है ना फॉर्म में आपको दिया गया है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो आपने पहले इसको स्टैंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नहीं तो टू माइनस थ्री और सिक्स की जगह आप क्या ले लेंगे, टू थ्री और ट्वेल्व ले लेंगे और आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर निकाल लिया पहले तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा फोर नाइन और थर्टी सिक्स, यानी कि ये आ जाएगा आपका फोर्टी नाइन इज इक्वल टू ये आ जाएगा सेवन। तो अगर हम बात करें डायरेक्शन रेशियोज की, तो डायरेक्शन कोसाइंस की, तो डायरेक्शन कोसाइंस जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा टू अपॉन सेवन माइनस थ्री अपॉन सेवन
और 6/7, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2/7 -3/7 और 6/7 यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी तरह की? क्लियर है? यहाँ पर गलतियां आपसे बस यही होगी, आप बहुत एक्साइटेड होके अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भूल जाएंगे कि यहाँ पर ये y-y1 होना चाहिए था, और यहाँ पर z का या x का या y का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, है ना। x-x1, y-y1, z-z1 की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो उस फॉर्म में लेके आओ, फिर जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो आपका ए बी सी है, वो आपका डायरेक्शन रेशियो है, और इसकी मदद से हमें क्या मिलता है, डायरेक्शन कोसाइन मिलता है। ठीक है, जो कि आपके सामने यहाँ पर मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास है कि पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू 0.3, पी ए 0.4, पी बी 0.8, आपको पी बी अपॉन ए निकालना है। तो यहाँ पर आपको पहले पता होना चाहिए कि भैया ये फॉर्मूला क्या बोलता है। ये फॉर्मूला बोलता है कि पी और ए और बी का इंटरसेक्शन अपॉन बी, यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर ये पी भी आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें ये चीज पता है कि ये 0.3 है, ये हम यहाँ से निकाल पाएंगे। पी भी हमारे पास कितना है, 0.8 है, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 0.3 इंटू 0.8। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया नहीं है टाइम बचाने के लिए। अब हमें क्या निकालना है, हमें पी बी अपॉन ए निकालना है। तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है भैया, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी ही होगा, है ना। ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, वो तो बात एक ही है। अब यहाँ ए नीचे है, तो यहाँ पर पी ए होगा। अब हमें ये चीज पता चल चुकी है कितनी है, ये है हमारे पास 0.3 इंटू 0.8, और पी ए हमारे पास कितना था, पी ए हमारे पास 0.4 था, 0.4 था। ठीक है ना। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये इसका डबल है, यानी कि ये 0.3 इंटू 0.2 है, यानी कि ये हो जाएगा 0.06। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.06, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही जवाब। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी तरह की? पक्का क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, एक बार देख लीजिए आप इसको। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले पर आपके सवाल आते हैं, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर आपको प्रोबेबिलिटी का नॉलेज भी नहीं है तो भी ये फॉर्मूले आपको याद है तो भी आप सवाल कर लोगे, है ना। हालांकि प्रोबेबिलिटी आपको आनी चाहिए क्योंकि इसके अच्छे सवाल भी आते हैं, बट कुछ सवाल तो बिल्कुल फॉर्मूले वाले हैं, वो तो आपसे बनने चाहिए। अब आपसे बोले द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, किस पर कंटिन्यूस होगा भैया, टू पर कंटिन्यूस होगा। ठीक है, और आपका जब एक्स की वैल्यू लेस देन टू है तो फंक्शन आपको ये यूज करना है, जब एक्स की वैल्यू टू या टू से ज्यादा है तो आपको फंक्शन ये यूज करना है। तो यहाँ पर जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो आपको क्या करना होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टू के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसी के अंदर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आ जाती है आपकी। तो आप दोनों मत निकालिए, कोई एक निकाल लीजिए। तो आपने बोला जब फंक्शन की वैल्यू टू होगी, मतलब जब एक्स की वैल्यू टू होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जब एक्स की वैल्यू टू इसमें पुट करेंगे तो 3 2 = 6 + 5, यानी कि यहाँ पर एफ ऑफ टू जो आएगा वो 11 आएगा। ठीक है ना। अच्छा, और जब एक्स की वैल्यू टू नहीं होगी, यानी कि लेफ्ट हैंड पे चले जाओ या राइट हैंड पे चले जाओ, तो मैंने लेफ्ट हैंड चेक कर लिया, लेफ्ट हैंड पे मैंने देखा कि फंक्शन के एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो आप यहाँ पर टू माइनस एच, है ना, ये सब मत कर रहे हो, आप तो सीधे टू को पुट कर दो। जब सीधे टू को पुट करोगे यहाँ पर तो टू का स्क्वायर कितना होगा, 4 के हो जाएगा, यानी कि ये किसके बराबर आएगा, 4 के, यानी के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 11/4। के की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 11/4। तो 11/4 आएगा, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही जवाब। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि भैया आप फंक्शन की वैल्यू जो है टू पर अगर आप निकाल रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू टू पर कितनी होगी, 3x + 5 के बराबर होगी। तो आप लिखेंगे 3 × 2 + 5, तो ये आपका 11 हो जाएगा। अगर आप x की वैल्यू लेस देन टू देखेंगे तो उस समय जो आपका फंक्शन है वो कितना है, वो आपका kx² है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ना लगा के आप ऐसा मत लगाएं कि भैया लिमिट x टेंड्स टू टू माइनस, तो एफ ऑफ टू माइनस एच करेंगे, ऐसा मत करिए, टाइम वेस्ट होता है ना। एक नंबर का सवाल है तो आप ये तरीका अपना सकते हैं कि आप ये सीधे टू यहाँ पर पुट कर दें। जब सीधे यहाँ पर आप टू पुट करेंगे तो आपको 4 के मिलेगा। तो यानी कि आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू आएगी उस पॉइंट पर वो कितनी आएगी, 4 के आएगी। 4 के और 11 बराबर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस बोला है। तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 11/4 आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब बात करते हैं कि भैया ए जो है वो 0 1 -1 0 है, एंड आपको इस तरह से कुछ मल्टीप्लाई करके x² i मिलने वाला है। तो आपसे x की वैल्यूज पूछ रहा है, x की वैल्यूज क्या आएंगी।
तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि भैया अगर हम 3i प्लस 4a करना चाहते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो हमने बोला 3i का मतलब है 3003, 4a का मतलब है, 4a का मतलब है आपका 0 4 - 4 0। तो इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 4 - 4 3, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम 3i - 4a करना चाहते हैं तो 3i - 4a करेंगे, यानी कि आपका ये आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। बट हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो 3 - 0 3 होगा, 0 - 4 होगा -4, 0 - -4 होगा 4 और 3 - 0 होगा 3। तो ये आपके पास में आ जाएगा 3i - 4a। अब आपको इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपने इसके हिसाब से देखा कि अगर हम यहाँ पर मैट्रिक्स रखते हैं कितना, 3 4 - 4 3, 3 4 - 4 3, और इसकी जगह क्या रखते हैं, इसकी जगह रखते हैं अपन 3 - 4 4 3। तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 3 3 9, 4 4 16, ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 25। 3 4 12 माइनस का, 4 3 12 प्लस का, ऐड करेंगे कितना आएगा 0। 12 माइनस का, 12 प्लस का, ऐड करेंगे 0, प्लस का 16 प्लस का 9, ऐड करेंगे 25। तो अगर हम यहाँ से 25 बाहर निकालते हैं तो ये कितना आएगा, 1001 आएगा। ठीक है, अब ये जो चीज थी ये इसके बराबर थी, यानी कि 25 1001 इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये बराबर है x² i के, 1001। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने देखा कि यहाँ से हमें x² की वैल्यू क्या मिल रही है, 25 मिल रही है, यानी x की वैल्यू जो आएगी वो +−5 आएगी, +−5 आएगी, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो सी ऑप्शन है वो इस सवाल का सही जवाब। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी तरह की, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना था, सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना था। अब यहाँ पर ये जो है, आप इसको 3i × i, 3i × 3i कर सकते हो, 3i इंटू माइनस का 4a कर सकते हो, 4 × 3i भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे a प्लस बी और a माइनस भी मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, वैसा भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट अगर आप इस तरह से करोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, वहां पर थोड़ी सी गुंजाइश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, आपके पास एक इक्वेशन, उसका जनरल सोल्यूशन आपसे मांग रहा है, आपके पास ऑप्शंस हैं। तो हमने पहले सवाल लिख लिया कि सवाल क्या है, x dy इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 + x² dx + dx। तो यहाँ से अगर dx कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 + x² dx, और यहाँ पर क्या है x dy। अगर हम dy के नीचे dx को ले आए और यहाँ पर 2 + x² को x से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/x + x। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि dy/dx एक तरफ आ गया। ठीक है, dy/dx एक तरफ आ गया, और यहाँ पर हमारे पास में कितना है, यहाँ पर हमारे पास में है माइनस का x, और ये हो गया आपके पास में, या अपन इसको सीधे इंटीग्रेट कर देते हैं ना, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/x + x, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास dx, अगर हम यहाँ से dx हटा दें तो। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर तो यहाँ से तो कितना आएगा, y आएगा, यहाँ से कितना आएगा 2 log x आएगा, यहाँ से कितना आएगा x²/2 आएगा, प्लस कांस्टेंट। तो ये आपके सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, तो 2 log x + x²/2 + c, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए, क्लियर है। हमें सैम्पल पर जिस तरह से सॉल्व करना चाहिए मैं वैसे ही कर रहा हूँ, है ना, ताकि हम इंटरेक्शन कम करें और आपका भी पूरा फोकस जो है वो सिर्फ बोर्ड पर होना चाहिए, क्योंकि अब हमारा आखिरी समय आ चुका है, आखिरी समय मतलब हमारा पेपर का टाइम बहुत नजदीक आ चुका है। तो इस समय हम बहुत ज्यादा बातचीत करें, मजाक मस्ती करें तो आपका नुकसान होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट करके हमें बताइएगा कि कैसा आपको लगा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब है कि आपका एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो है।
इन आर यानी ऑल रियल वैल्यूज, देन ए बिलोंग्स टू, ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो मैंने कहा मेरे पास जो एफ एक्स है वो एक्चुअली में ए एक्स माइनस कॉस एक्स है। अगर मैं एफ डैश एक्स करता हूं तो मुझे ए तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन वन आएगा, माइनस कॉस एक्स का कितना आएगा, साइन एक्स आएगा, बट विथ नेगेटिव साइन आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें मालूम है कि एफ डैश एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो हम इस तरह से कर देंगे। अब हमें मालूम है कि साइन एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस वन से वन के बीच में लाई करता है, उसमें आप वन ऐड कर रहे हो तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। बट आपको बोल रहा है कि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी नेगेटिव है। तो अगर ये पूरी की पूरी क्वांटिटी नेगेटिव है जिसमें से ये जो है ये हमारा पॉजिटिव, इसका मतलब हमारा ए नेगेटिव होगा। अगर ए नेगेटिव होगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो, और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी बाय डिफॉल्ट ओपन ब्रैकेट लगेगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी तरह की? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, एक बार चेक कर लो क्या है ये कहानी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर 272, 15, 20, 40, 15 इफ z इज इक्वल टू 18x प्लस 9y। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको ऑप्टिमाइज करना होता है, यानी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, वो हमें दिया है ये। और हमें कुछ कॉर्नर पॉइंट्स दिए गए, कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं, 2 और 72 दिया गया है, 15 और 20 दिया गया है, और 40 और 15 दिया गया है। ये हमें कुछ कॉर्नर पॉइंट्स दिए गए हैं। आपसे बोला कि जेड की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी और जेड की वैल्यू मिनिमम कब होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये पॉइंट्स जो है यहाँ पर पुट करके देखना है, और जिस पर आपको मैक्सिमम मिल जाए और जिस पर आपको मिनिमम मिल जाए वो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पर वेरीफाई कर रही है। मेरे ख्याल से सी ऑप्शन आपका सही जवाब होना चाहिए। तो एक बार इसे आप खुद से करके देखेंगे, ठीक है। बाकी ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना और आंसर लेके मैच करना है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बोला द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द कंस्ट्रेंट्स x माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो। तो x माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये हो गया कि अगर हम इसे x माइनस वाई इक्वल टू जीरो मान लें तो ये y इज इक्वल टू एक्स आ जाता है। तो y इज इक्वल टू एक्स आ जाता है, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, ये एक आपकी क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि 2y लेस देन एक्स प्लस टू लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन में बनाए तो ये क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू हो जाएगा। अब अगर हम x की वैल्यू जीरो ले लें, अगर हम x की वैल्यू जीरो ले लें तो यहाँ पर 2y टू के बराबर आ गया, यानी y की वैल्यू वन आ जाएगी। तो x की वैल्यू जीरो होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, वन होगी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना, जीरो कॉमा वन। और अगर हम y की वैल्यू जीरो ले लें तो x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस टू होगी। y की वैल्यू जीरो ले तो x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस टू होगी। तो यहाँ पर माइनस टू यहाँ पर कहीं मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये चीज ऐसे पास हो रही होगी। ठीक है, ये चीज कुछ ऐसे पास हो रही होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब इनका जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, इनका इंटरसेक्शन जो हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर हो रहा है, और ये आपके कुछ कॉर्नर पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका आ रहा है ना। बाकी आप इसको वेरीफाई करेंगे, जैसे यहाँ पर आपने लिखा है एक्स माइनस वाई, तो जब आप इसमें जीरो पुट करेंगे तो जीरो माइनस जीरो कितना होता है, जीरो होता है। तो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो जीरो से बड़ा या उसके बराबर होता है, सर बराबर होता है, सही बात है। इसका मतलब अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो आप ओरिजिन की तरफ रहेंगे, ओरिजिन की तरफ रहेंगे यानी कि ये भी डाउनवर्ड रहेगा आपका। ठीक है, और ये भी डाउनवर्ड रहेगा आपका। ठीक है, जब आप इसको सेटिस्फाई करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये वाला रीजन मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ कितने आने वाले हैं, दो आने वाले हैं, है ना। नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स कितने आने वाले हैं आपके, सिर्फ और सिर्फ दो आने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के सवाल बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल, बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन आपको उस चैप्टर की होनी चाहिए। अगर आप कहीं पर भी पढ़ते हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं, तो आपको उस चैप्टर के शुरुआत में जो बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं उन्हीं बेसिक चीज़ों का इस्तेमाल करके उस पर्टिकुलर टॉपिक में जो भी बेसिक चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसको हम पहली क्लास में बताते हैं। वही चीज़ें आपको बताई जा रही हैं और उसी चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। इसमें कोई भी हाई फाई चीज़ें या बहुत ही अंदर, मतलब इस चैप्टर को तो आखिरी पेज तक पढ़ना पड़ेगा तब जाके ये चीज सवाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर इस बात का ध्यान देना होता है कि अगर आपका जो असर्शन है वो सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, तो आपका ऑप्शन ए हम टिक मारेंगे। अगर असर्शन सही है, रीजन सही है, बट रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी आएगा। फिर असर्शन सही है और रीजन गलत है, तो ऑप्शन सी। असर्शन गलत है और रीजन
सही है तो ऑप्शन डी। इस तरह से आपको ये चार ऑप्शन टिक लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपसे बोला था, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 sin 1x + 3 π/2 वेर x बिलोंग्स टू -1 से 1 इज π/2, 5 π/2। अब इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/2 से π/2 रहता है, प्लस ये 3 π/2 लिखा हुआ है। तो अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपका -π से पाई, और ये हो जाएगा आपका 3 π/2। अब ये 3 π/2 यानी कि 270 में से 180 जाएगा तो कितना बचेगा, 90, यानी कि आ जाएगा आपके पास में π/2। और ये 270 + 180 है ना, यानी 5 π/2 हो जाएगा, तो ये 5 π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आना चाहिए, तो जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब ये हमारा सही है। फिर वो बोल रहा है कि भैया द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इस 0 से पाई। अरे अभी तो बताया कि -π/2 से π/2 होता है साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू। ये बोल रहा है 0 से पाई होता है, ये तो कॉस का होता है, तो यानी कि ये गलत है। इसका मतलब मेरा एसर्शन जो है वो सही है और रीजन जो है वो मेरा गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया, एक बार देख लेते हैं, है ना। मेरा असर्शन सही है और रीजन गलत है, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, है ना, इस सवाल की बात करें, तो यहाँ पर रीजन देख लो एक बार। रीजन में क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना, अगर इन दो पॉइंट से गुजर रही है तो हम क्या लिखते हैं, x - x1 y - y1 z - z1, यानी कि इसका यूज किया। और फिर नीचे क्या किया, इसमें से इसको माइनस करके करस्पॉन्डिंग प्लेस पे लिख दिया। अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, तो पहली बात तो इसने x - 3 किया है, यहाँ पर सेकेंड वाला किया है, y - 1 किया है, z - 3 किया है। तो हम इसको x1 y1 z1 मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। फिर उसके हिसाब से अगर ये x1 y1 z1 है तो नीचे x2 - x1 होना चाहिए, यानी 1 - 3 तो -2 होना चाहिए था, या 2 - -1, 2 -1 तो +3 होना चाहिए। तो यहाँ तो पहले तो नेगेटिव आना चाहिए था, यहाँ पर प्लस में लिखा है, सही लिखा है। और वहां पर कितना 3 - 3, तो यहाँ पर 0 हो गया, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये गलत है। तो हमारा एसर्शन जो है वो गलत है और रीजन जो है वो हमारा सही है। ठीक है, तो एसर्शन गलत है, रीजन सही है। बात समझ में आ रही है। अगर आपने इसको x1 y1 z1 माना है कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसके हिसाब से फिर ये -2 होना चाहिए था, वो -2 आपने नहीं लिया है, इसका मतलब ये गलत हो गया। और नहीं तो ये x1 y1 z1 होगा, वो x2 y2 z2 होगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेक्शन बी आ गया, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें हर एक सवाल की जो वैल्यू है वो 2 नंबर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ बूझ कर करना है। आइए कैसे करेंगे इन सवालों को देखिए। अब आपके पास में सवाल आ गया कि ए फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। तो इसने मान लिया कि ये 1 1 और ऑन टू दोनों है। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 देन फाइंड द सेट बी। तो हमें मालूम है कि ए जो है, ए सेट जो है वो कितना है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। हमें सेट बी बताना है। तो सेट बी बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्स में एक बार 1 2 3 और 4 पुट करना पड़ेगा। 1 पुट करेंगे तो, 2 पुट करेंगे तो, 3 पुट करेंगे तो, और 4 पुट करेंगे तो ये हमें मिलने वाला है। ये हमें मिलने वाला है। तो सेट बी जो आएगा वो क्या आएगा, 2 4 6 8 आएगा। ठीक है, बस इतना सा इसका आंसर है। फिर हमें इवेल्युएट करना है इस वाले सवाल को। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली में क्या करना है, एक्चुअली में क्या करना है, हमें पता होता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर हो सकता है। साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर हो सकता है ना। साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर हो सकता है, बट ये तब हो सकता है जब एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। बट यहाँ पर जो हमारा एक्स है, यानी कि 135 डिग्री, क्या वो -90 से +90 के बीच में लाई करता है, नहीं नहीं करता। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे साइन इनवर्स साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, π - π/4, π - π/4 ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहां से क्या होगा, ध्यान से देखना। हम यहां से बोल सकते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी कि ये साइन π/4 हो जाएगा और ये साइन इनवर्स हो जाएगा। अच्छा, ये जो चीज लिखी और ये जो चीज लिखी सेम ही है ना, हाँ सेम ही है। और ये जो चीज लिखी और ये जो चीज लिखी ये भी सेम है, हाँ सेम है। अब यहाँ से साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा तो आएगा कितना, π/4 आएगा। और ये जो π/4 है ये बिलोंग करता है आपके -π/2 से π/2 के बीच में। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, π/4 आएगा। तो यहाँ से हमने लिख दिया π/4, यहाँ से हमने लिख दिया π/4 प्लस। अब यहाँ पर आप देखो कि आपको पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स आपका एक्स होगा
अगर ये आपका जीरो से पाई के बीच में लाई करता है, जीरो से पाई मतलब जीरो से 180 डिग्री के बीच में लाई करता है, तो ये 3 पाई बाय 4 यानी 135 डिग्री, 135 डिग्री के बीच में लाई करता है, हाँ करता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 पाई बाय 4 आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर टेन इनवर्स वन जब होता है, जब एंगल आपका 45 डिग्री होता है यानी कि पाई बाय 4 होता है, तो ये वैल्यू आ गई। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको पता होना चाहिए कि पाई बाय 4 और पाई बाय 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा। आ, या इनको 3 4 5 है ना, 5 पाई बाय 4 ही कर दो ना सीधे सीधे, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 5 पाई बाय 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी तरह की? तो यहाँ पर आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, वो पता होनी चाहिए। और ये आपका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके पहले पन्ने पर दिया है, अगर आप कोई भी बुक रिफर करोगे उसके पहले पन्ने पे ये चीज आपको बताई गई है। ठीक है, उसके उसका डोमेन क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज कहाँ पर होती है, वो आपको पहले पेज पर बताई गई है, उसी का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन था, या तो आप ये करते या तो आप ये करते, तो मैं बोलूंगा कि आप ये वाला करना चाहिए आपको। बट अगर आप ये भी करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसमें आपको अच्छा कमांड हो, बाकी इन दोनों में ऑप्शंस था आपके पास। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 विच आर कोलिनियर टू द वेक्टर 1 सॉरी आई प्लस जे प्लस के, ठीक है ना। फाइंड ऑल द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 विच आर कोलिनियर टू द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के। बहुत ही सिंपल साधारण सा सवाल है, और मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मुझे जरूर दें। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 3 मैग्नीट्यूड पकड़ लेना है और इसके कोलिनियर होना चाहिए। अब कोलिनियर होने का मतलब क्या है, क्या है, क्या हमें यूनिट वेक्टर निकालना है क्या, है ना, थोड़ा सा समझ के इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ठीक है, ईमानदारी से, बहुत ही सिंपल सरल आसान जवाब है। फिर आपसे बोल रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी एंड सी एज शोन इन द फिगर बिलो आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली इफ ए सी इज इक्वल टू 5/4 टाइम्स ऑफ ए बी एक्सप्रेस सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, यानी कि आपको वेक्टर सी को वेक्टर ए और वेक्टर बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपके पास जो गिवन है वो है ए सी वैक्टर इज इक्वल टू 5/4 टाइम्स ऑफ ए बी वैक्टर। अब ए सी वैक्टर को हम लिख सकते हैं वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू 5/4। इसको लिख सकते हैं वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब यहाँ पर वेक्टर ए को इस तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर सी इज इक्वल टू 5/4 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस 5/4 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए। तो यहाँ से वेक्टर सी जो है वो कितना आएगा, 5/4 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। अब ये -5 + 4 यानी कि -1/4 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। तो ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, ये आपके सवाल का क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। अब आपसे सेकंड में क्या बोल रहे हैं, इसके ऑप्शन में दिया हुआ है ना, इसके ऑप्शन में दिया हुआ है चेक वेदर द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और नॉट। आपको चेक करना है कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है। ठीक है, आप कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपने इस वाले पार्ट को मैं मिटा दूं, इस वाले पार्ट को मिटा दूं अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। ठीक है, इस वाले पार्ट को अगर हम मिटा देते हैं तो हमारे पास थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी। ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाला हूँ। अब यहाँ पर आपके पास में जो इक्वेशन दी गई है उसको मैं लिख रहा हूँ, है ना। x इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2 लैम्डा + 2। ठीक है, y इज इक्वल टू लिखा हुआ है आपके पास 7 लैम्डा + 1। और z इज इक्वल टू लिखा हुआ है आपके पास में -3 लैम्डा - 3। ठीक है ना। और फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस का म्यू -2 y इज इक्वल टू 2 म्यू + 8 और z इज इक्वल टू 4 म्यू + 5। ठीक है, 4 म्यू + 5। अब यहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर कैसे करना है, ध्यान से देखिए। हालांकि आपको जो यहाँ पर लैम्डा के कोफिशिएंट्स हैं उनको यहाँ पर जो म्यू के कोफिशिएंट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपको देखना है कि क्या उनका मल्टीप्लीकेशन जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वो जीरो आ रहा है इसका मतलब परपेंडिकुलर है ये दोनों लाइन। बट एक्चुअली हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं x - 2 इज इक्वल टू लैम्डा, तो 2 नीचे आएगा तो ये आ जाएगा आपके पास में लैम्डा। फिर ये आ जाएगा आपके पास में y - 1/7, ये भी आपके पास आ जाएगा लैम्डा। और ये आ जाएगा आपके पास में z + 3/-3, ये आ जाएगा आपके पास लैम्डा, यानी कि ये तीनों लैम्डा के बराबर है, यानी ये तीनों आपस में बराबर हो गए। ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x + 2/-1, ये आ जाएगा y - 8/2, और ये आ जाएगा z - 5/4, और ये सब बराबर किसके होंगे, म्यू के बराबर होंगे। ठीक है ना। अच्छा,
अब यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें चेक करना है कि ये जो है ये परपेंडिकुलर हैं दोनों लाइन की नहीं, तो आपको इनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, जो इनके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उनको उठाना है और उनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप बोलोगे 2 × -1, 2 × -1, 7 × 2, है ना, 7 × 2, और -3 × 4, -3 × 4, ये इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो अभी अपन सिर्फ चेक कर रहे हैं, तो अपने बोला ये तो -2 हो गया, है ना, ये 14 हो गया और ये -12 हो गया। तो -2 -12 -14 +14 0 आ गया। इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, और यही आपको चेक करना था यहाँ पर। बाकी इन दोनों के ऑप्शन में था, तो मैं चूज करूंगा कि आप पहला वाला करो, ठीक है, उसमें टाइम भी कम लगेगा और जल्दी भी हो जाएगा। बाकी दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा टाइम का, बट अगर आप किस में अच्छे हो, किस में आप ज्यादा, क्योंकि इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था, है ना, इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है। अब इतना तो आप बोर्ड की तैयारी करो तो आपको आना भी चाहिए, ठीक है, कि कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या होता है लाइन का। अब आपके पास में ये सवाल है कि इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, देन शो दैट एक्स स्क्वायर -1 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y²। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो। अब आप यहाँ पर बोल सकते हो कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। अब जब हम अंदर जाएंगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1। इसको रूट एक्स मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। और इसका अंदर जाके करेंगे डिफरेंशिएशन तो ये आ जाएगा आपके पास में 2x, ये आ गया। अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा ये जो 2 है, ये हमारा जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा। इसको एज इट इज रहने देते हैं, तो x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लें तो नीचे तो आएगा आपका एक्स स्क्वायर -1, बट ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -1 ऊपर प्लस एक्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में ये जो चीज है ये दोनों चीजें सेम है। तो ये दोनों क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपके पास में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, और ये बराबर किसके होगा, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होगा, ठीक है ना, ये डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अब आपको देखना पड़ेगा कि ये जो चीज थी, ये जो चीज थी, ये जो चीज थी ये तो y के बराबर है। इसका मतलब ये जो चीज है ये y के बराबर है, तो आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि dy बाई डी एक्स जो है वो एक्चुअली में 2y/√ऑफ एक्स स्क्वायर -1 है, ठीक है। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -1 dy/dx इज इक्वल टू 2y। अब आप दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करोगे तो इसका रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग करोगे तो इसका रूट हट जाएगा, हाँ सर हट जाएगा। इसके ऊपर पावर 2 आ जाएगी, हाँ सर आ जाएगी, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास में 4y²। और आप देखोगे तो आपको यही पूछा गया था कि एक्स स्क्वायर -1 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 4y² के बराबर है या नहीं है, ये आपको शो करना था। तो वो आपने क्या कर दिया, शो कर दिया, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी तरह की, क्लियर है, हाँ, पक्का। चल नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपसे बोल रहा है शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 16 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब है कि आपका जो एफ डैश एक्स होगा वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, ठीक है। वो कितना होगा, लेस देन जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला कि एफ एक्स इज इक्वल टू 16 साइन एक्स, ये हो जाएगा 4 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स। इसको अपन क्या कर रहे हैं, इसको अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब अपन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, u अपॉन वी वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। 4 प्लस कॉस एक्स ऊपर जाएगा, 16 साइन एक्स का करेंगे तो 16 कॉस एक्स आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे 16 साइन एक्स को छोड़ेंगे, तो यहाँ पर 4 प्लस कॉस एक्स का करेंगे, 4 तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, माइनस इसका 1 आ गया, ठीक है। इस x का कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये 64 cos x हो जाएगा, 64 cos x, ये हो जाएगा आपका 16 cos स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 16 sin स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास में 4 प्लस cos x
का स्क्वायर और ये -1। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 64 cos x का तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट अगर हम यहाँ से ये 16 कॉमन निकाल लें तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 बनेगा, तो यहाँ पर सिर्फ 16 इंटू 1 16 बचेगा, और ये 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर -1। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन एलसीएम फिर से ले लेंगे, यानी कि ये चीज इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या आने वाला है ध्यान से देखेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 64 cos x प्लस 16 माइनस 4 का 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो ये -16 हो जाएगा, cos x का स्क्वायर होगा cos स्क्वायर x, तो ये माइनस का cos स्क्वायर x हो जाएगा, और 8 cos x हो जाएगा माइनस का 8 cos x। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि 64 में से ये 8 जाएगा, तो ये आ जाएगा 56 cos x, और ये 16 16 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस का cos स्क्वायर x, नीचे आएगा आपके पास 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अच्छा, 56 माइनस cos x, और यहाँ पर आ गया एक cos x कॉमन निकाल के बाहर, और नीचे आ गया 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या है एफ डैश एक्स है। अब आपको शो करना था कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ तो cos x के टर्म्स हैं, तो कैसे बच जाएगा नेगेटिव है, तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा इस बात को कि भैया cos x की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है, तो 56 में से माइनस करेंगे इसको, तो ये जो क्वांटिटी है आपकी, ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी है। 4 प्लस cos x की वैल्यू कुछ भी हो, स्क्वायर करने पे तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, यानी कि ये क्वांटिटी भी आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है ना, तो अब बचा क्या आपका, सिर्फ और सिर्फ cos x बचा, सिर्फ और सिर्फ cos x बचा। ठीक है ना, और cos x जो है वो π/2 से पाई के बीच में, यानी कि π/2 कहाँ पर है, ये है π/2 आपका, और पाई ये है आपका, यानी कि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो cos होता है वो क्या होता है, वो आपका नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, यहाँ पर cos x अगर नेगेटिव भी हुआ तो 56 में से उसको माइनस करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी स्क्वायर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों क्वांटिटी अभी भी पॉजिटिव रहेगी। बट यहाँ पर cos x अकेला बचा है, और वो cos x सेकंड क्वाड्रेंट में है, π/2 से पाई के बीच में है, और वो नेगेटिव होगा, इस वजह से ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, इस वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव हो गया इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और यही हमें क्या करना था, शो करना था कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की है तो बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर भाई, चल आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास सेक्शन सी आ गया है, दो सेक्शन हमारे हो चुके हैं, अब सेक्शन सी आ गया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें हर एक सवाल की वैल्यू कितनी है, 3 नंबर है, इसको भी बहुत ध्यान से समझ बूझ के साथ करना है, इसमें कहीं पर भी कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास बोला गया इवेलुएट करो 0 से π/2 log sin x माइनस log ऑफ 2 cos x dx। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने पहले तो ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है इस पे ध्यान दिया कि इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी, यानी लॉग ए अपॉन बी, तो ये हो जाएगा आपके पास में साइन एक्स अपॉन 2 cos x, और ये हो जाएगा आपके पास dx, ये हो गया 0 से π/2, इसको मान लेते हैं ये i के बराबर है, तो ये 0 से π/2 है, ये sin x अपॉन cos x कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा 10x अपॉन 2 dx। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है 0 से a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और होगा भी, ठीक है, काफी बार हमने यूज किया हुआ। तो यहाँ पर हम i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं 0 से a यानी कि π/2, और यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है उसमें अगर हम 10 π/2 माइनस एक्स लिखते हैं, तो 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 0 से π/2, ये आ जाएगा आपका log cot x/2 dx। अब ये मान लीजिए ये आपके पास में सेकंड इक्वेशन है, ये मान लीजिए ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी, तो आप ये बोल सकते हैं कि हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। जब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा,
और ये हो जाएगा आपका 0 से π/2, और ये हो जाएगा आपका कितना, log a प्लस log b यानी कि log ab। तो यहाँ पर ये चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा आपका 10x/2, और ये हो जाएगा आपका cot x/2, और ये हो जाएगा आपका कितना, dx। अच्छा, 10x और cot x का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, 1 होता है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 2y इज इक्वल टू 0 से π/2, और ये बन जाएगा आपका कितना, log 1/4 dx। अब log 1/4 तो कांस्टेंट टर्म हो गया ना, आप तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो जब ये बाहर आ जाएगा तो आपका इंटीग्रेशन आपको किसका करना है, x का करना है, मतलब dx का करना है। तो x आएगा और उस पर लिमिट आप पुट करोगे 0 से π/2। तो वो π/2 माइनस 0 करने पे कितना आएगा, π/2 इंटू लॉग 1/4, और ये बराबर किसके है, 2i के है। तो आपको तो i चाहिए, तो आपका जो i आएगा वो एक्चुअली में क्या आएगा, 2 से डिवाइड कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो π/4 log 1/4। ठीक है। अब यहाँ पर आप यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे कि सर i इज इक्वल टू 1/π/4 और यहाँ पर 4 को ऊपर लेके आया तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, पावर -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर माइनस से इधर लेंगे तो ये हो जाएगा -π/4, ये हो जाएगा log 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो ये 2 भी नीचे उतरेगी। तो ये 2 जब नीचे उतरेगा तो ये -2 π/4 log 2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा log 2, और बगल में लगेगा π/2 विथ नेगेटिव साइन। ठीक है। तो ये आपके इस सवाल का जवाब होगा। मैं इस सवाल को यहीं पर भी रोक सकता था, मैं यहाँ पर भी लिख सकता था कि भैया इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, तो ये 2 की पावर -2 हो जाता, -2 नीचे आ जाता, तो -2 नीचे आता तो π/2 बनाता विथ नेगेटिव साइन, और ये log 2 बन जाता, -2 से ये कैंसिल हो जाता। तो आप इसको यहाँ पर भी रोक सकते थे। ठीक है, बट कुछ कमजोर दिल के जो बच्चे होते हैं जिनको बाद में दिक्कत होती है समझने में, इसके लिए मैंने ये चीज पूरी बता दी थी। ठीक है, बाकी आप इसको एक स्टेप में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी। अच्छा सवाल था, और इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स में, चाहे वो एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, एम एल अग्रवाल, है ना, बहुत सारे ऐसी किताबें जिसमें आपको इस टाइप के सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ेंगे। अब आपके पास आ गया फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x, और बगल में लिखा हुआ है √x+1 इंटू √x+2। ठीक है, तो कैसे अप्रोच करेंगे यहाँ पर, इस सवाल को ध्यान से देखते हैं। कैसे अप्रोच करेंगे इस सवाल को ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला कि मैं √x को t मान लेता हूँ। √x को अगर t मान लेंगे तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा 1/2√x dx इज इक्वल टू कितना, dt। तो इसका मतलब ये हो गया 1 यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो 1/2√x और dx, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा dt, ये हमारा हो जाएगा dt। ठीक है ना, और 2 बाहर था हमारा। ठीक है, ये वाला 2, और ये बन जाएगा t+1 t+2, तो ये आ जाएगा आपका t+1, और ये आ जाएगा आपका t+2। ठीक है, ये 2 बाहर है। अब यहाँ पर नीचे जो t+1 t+2, इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से इसको, है ना, अलग अलग कर सकते हो। तो अगर मैं डायरेक्टली करने की कोशिश करूँ तो ये हो जाएगा आपका 1/t+1 माइनस 1/t+2, और ये आ जाएगा आपके पास dt। ठीक है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो t+2 t+1 माइनस होगा, t+2 में से t-1, t+2 में से t+1 माइनस होगा, तो आपके पास ऊपर 1 बचेगा, जो कि ऊपर 1 ही था, और नीचे इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा log t+1 माइनस log t+2, बात खत्म हो गई। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कितना, log t+1/t+2, log a माइनस log b को हम log a/b लिख सकते हैं। अब हमारा जो t था एक्चुअली में वो क्या था, √x था, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log, ये आ जाएगा आपका √x+1, और ये आ जाएगा आपका √x+2 प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, इजी। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, फटाफट आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल, सोबर, सरल सा सवाल था। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। सर यहाँ पर आपके पास में 28 नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है कि आप दोनों में से कोई एक करें।
तो बोल रहा है फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो हमने देखा है सर यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, ये जो फॉर्म है ये क्या है आपको मालूम है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू है। तो यहाँ से P जो है, यहाँ से जो P आ रहा है वो आ रहा है आपके पास में सेक स्क्वायर एक्स, और Q जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास में कितना, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है ना। तो इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई टू द पावर पी डी एक्स, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, जो कि सॉल्व करने पे क्या आएगा, ई टू द पावर 10x। ठीक है, ई टू द पावर 10x। इसका जो सोल्यूशन होता है ना, इसका जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, वो सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, ये जनरल सोल्यूशन होता है बट उसमें अगर आप x और y की वैल्यू पुट कर दोगे तो पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। ये आ जाता है आपका q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या है, e टू द पावर 10x है, इज इक्वल टू q क्या है, q आपके पास था 10x सेक स्क्वायर एक्स ई टू द पावर 10x, है ना। 10x सेक स्क्वायर एक्स तो आपका q हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी मैंने लिख दिया, और यहाँ पर dx प्लस सी। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर करना क्या है, ध्यान से देखो। यहाँ पर अगर आप 10x को फॉर एग्जांपल t मान लेते हो तो आपका सेक स्क्वायर एक्स dx जो है वो dt बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10x को आपने t मान लिया तो आपका जो सेक स्क्वायर एक्स है और जो dx है वो dt बन चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 10x का t और ये बचेगा e टू द पावर t। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने t को छोड़ा, इसका इंटीग्रेशन किया, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, मैं बाई पार्ट लगा रहा हूँ शॉर्टकट तरीके से, प्लस यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी है, 10x है, e टू द पावर t कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा t माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट यानी कि e टू द पावर 10x, और ये आ जाएगा आपका 10x माइनस वन प्लस सी, और सामने कितना है, सामने आपके पास है e टू द पावर 10x। ठीक है, अब आप चाहो तो e टू द 10x से डिवाइड कर सकते हो उसको पूरी तरह। ठीक है, बाकी आपको करना क्या था, आपको पुट करना था कि भैया x की वैल्यू जब जीरो होगी तब y की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, जब x की वैल्यू जीरो होगी तब y की वैल्यू जीरो होगी। तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो 10 0 0 होता है, e टू द जीरो कितना होता है, 1 होता है, बट ये y तो जीरो था ना, तो यानी कि ये पूरा पार्ट आपका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस वन बचेगा, तो सी किलो आपके पास आएगी वन, है ना, सी किलो यहाँ पर सॉल्व करने पे कितनी आएगी, वन। ठीक है, मेरे ख्याल से एक बार चेक कर ले। ये वन बनेगा, माइनस वन बनेगा, इधर वाला पार्ट पूरा जीरो बनेगा, तो सी किलो वन ही आने वाली है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी इक्वेशन में जाके सी किलो वन पुट करनी थी बस, है ना। और आप चाहें तो ई टू द 10x से पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला वाला है सवाल का मैंने जवाब दे दिया। सेकंड वाला सवाल जो है वो काफी आसान है, मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बट उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बट पहले आप इसको एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। चल, अब यहाँ पर इसको अगर हम साफ कर दें, स्वच्छता का ध्यान रखें, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें अपन क्या कर सकते हैं सर, इसमें अपन ये कर सकते हैं कि x dy से x dx से डिवाइड कर देते हैं। x dx से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स, एक्स डी एक्स से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा y अपॉन एक्स, और ये उधर जाएगा तो ये x dx से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ऐसा कुछ। ठीक है, हालांकि मैं x को अंदर ले सकता था तो नीचे एक्स स्क्वायर आ जाता अंदर की तरफ, बट ठीक है अभी। तो ये हो जाएगा आपका कितना, dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस वन अपॉन एक्स इंटू वाई, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कितना, अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा कितना, वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत कोई परेशानी आप में से किसी बच्चे को नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअली में अब हमें समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पर ना ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा फंक्शन x का नहीं है,
है ना। तो ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और क्यू एक्स का फंक्शन होना चाहिए था, पी एक्स का फंक्शन होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्यू जो है वो एक्स का प्योरली फंक्शन नहीं, उसमें वाई और एक्स है और हम उसे अलग अलग नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये होमोजीनियस बन गया। ठीक है ना। अगर ये होमोजीनियस बन गया तो अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर बोल सकते हैं कि वाई अपॉन एक्स जो है वो वी है, यानी वाई इज इक्वल टू वी एक्स है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स की जगह अपन पुट कर देते हैं वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और ये माइनस वाई अपॉन एक्स की जगह आपका ये आ जाएगा, इज इक्वल टू ये अंडर रूट में क्या आ जाएगा, वन प्लस वी स्क्वायर, वन प्लस वी स्क्वायर। अब यहाँ से हमें दिख रहा है साफ साफ कि ये प्लस माइनस में चला जाएगा। ठीक है ना। तो आपके पास में क्या आ गया, आपके पास में आ गया एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास अंडर रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं डी वी अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर, और इज इक्वल टू ये हो गया डी एक्स अपॉन एक्स। आपको सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है और सॉल्व करना है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लॉग वी प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। यहाँ पर आपका वन अपॉन टू भी आएगा। ठीक है, और फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट आपको क्या करना है, यहाँ पर ये टू इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली में आपका लॉग सी एक्स बन गया। तो जब आप इसको टू भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लॉग सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो सी स्क्वायर को आप सी ले लो या सी वन ले लो और एक्स स्क्वायर कर दो, और सामने यहाँ पर क्या बचेगा, सामने यहाँ पर बचेगा आपका वाई अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाकी आप दोनों तरफ से लॉग हटा सकते हो आप। ठीक है, और इसको थोड़ा और ज्यादा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो ये आपको करना था इस सवाल में। तो दोनों ही क्वेश्चन इजी थे। अगर आपको लगता है कि ऊपर वाले के साथ जाना चाहिए तो आप ऊपर, अच्छा सोल्यूशन में दोनों क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे तो आपको पढ़ाना है। पेपर में तो आपको कोई एक ही सवाल करना है, बट आपको यहाँ पर फीलिंग आ जानी चाहिए अच्छा यार इसमें थोड़ा सा दोनों ही ईजी है, दोनों ही अट्रैक्टिव है कि अच्छा कर लो। बट अगर आपको पेपर में जाना है, सॉल्व करना है, तो मैं बोलूंगा ऊपर वाला सॉल्व करो, है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपका अच्छा है तो आप उसको करो। होमोजीनियस भी आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप पहले होमोजीनियस पढ़ते हो फिर लीनियर पढ़ते हो। बट टाइम टेकिंग किस में है, आपको क्या फील हो रहा है, या उस समय आपको किस में ज्यादा आप कंफर्टेबल हो, आप उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, बट मैं होता तो मैं पहला वाला सेलेक्ट कर लेता इसको। ठीक है, चलिए अब आपके पास में सवाल आ गया कि सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब यहाँ से आपके पास में भैया अगर हम इसको देखें तो ये कितना है, फोर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80 है। ये आपके पास में थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 150 है। ये आपके पास में x प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू 115। अगर इसके हिसाब से बात करें तो अगर हम x की वैल्यू, ठीक है ना, अगर हम x किलो जीरो लेते हैं तो y हमारा 80 आता है, और y किलो जीरो लेते हैं तो x किलो हमारे पास 20 आती है। इसके हिसाब से बात करें, ये हो गया x और y। तो अगर हम x किलो जीरो लेते हैं तो y किलो 75 आती है, और अगर हम y किलो जीरो ले लें तो x किलो 50 आती है। ठीक है, इसकी बात करें, x हो गया, ये y हो गया। तो अगर अपन x किलो जीरो ले लें तो y किलो 23 आ जाएगी, और y किलो जीरो ले लें तो x किलो 115 आ जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इनको प्लॉट करना है। इनको प्लॉट करने के बाद में आपको कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे मतलब ये कि आप इसका इसका इंटरसेक्शन करवाओ, इसका इसका इंटरसेक्शन करवाओ, इसका इसका इंटरसेक्शन करवाओ। ठीक है, अब वो पहले प्लॉट कर लो और फिर देख लो कौन सा क्या इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रहा है, उसके हिसाब से आपको जो शेडेड रीजन मिल रहा है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने का मतलब ये होता है कि जो आपको कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे उस कॉर्नर पॉइंट्स को आपको इसमें पुट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें पुट करने के बाद में ये कॉर्नर पॉइंट्स नहीं आए, ये कॉर्नर पॉइंट्स नहीं आए, ये तो अभी इनको प्लॉट करने के लिए लाइन की इक्वेशन आ गई है ना, मतलब लाइन की इक्वेशन से हमारे पास ये उनके कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो अभी हम यहाँ से लाइन बना लेंगे। अब वो देख रहे हैं कहाँ कहाँ कट कर रहा है, जहां जहां कट करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लें कि ये कुछ ऐसी लाइन बन रही होगी। ठीक है, मान लेते हैं ये कुछ ऐसी लाइन बन रही होगी, तो यहाँ पर ये यहाँ पर कट कर रहा है, और मान लेते हैं सब अंदर की तरफ, यानी कि आपको ये वाला निकालना है। तो आप इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो कौन से होंगे, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा। तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें पुट करना है, और आपको उसमें देखना है कि कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है या मिनिमम वैल्यू आ रही है, डिपेंड करता है। अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो आप मैक्सिमम आंसर लिखोगे, और अगर आपको मिनिमम चाहिए तो आप मिनिमम वैल्यू को ढूंढकर यहाँ पर पुट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा टाइम बचा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये आपको इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय x की वैल्यू 1 to 3 और p ऑफ x की वैल्यू है k/2 k/3 और k/6। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है यानी कि k/2 है, k/3 है और k/6 है, इनका सम हमेशा 1 हो सकता है या तो 1 से कम हो सकता है ना, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3k, ये आ जाएगा आपके पास 2k और ये आ जाएगा आपके पास k इज इक्वल टू 1। तो ऊपर कितना आएगा 6k अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो सॉल्व करने पे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो k की वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, अब आपसे बोला प्रोबेबिलिटी निकालिए जब x की वैल्यू 1 या 3 के बीच में है इंक्लूडिंग 1। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको निकालना है p1 और p2। आपको निकालना है p1 और p2, है ना, आपको यही निकालना है। अब आपको अगर P1 निकालना है तो P1 निकालना है, इसका मतलब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है k/2 प्लस k/3। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा k/2 और k/3। तो एक्चुअली में 3k प्लस 2k 5k/6 आपका आंसर होना चाहिए था, बट यहाँ पर हमें k की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 5/6। ठीक है, k की वैल्यू भी पुट कर दी तो ये भी आ गया। अब आपको ये निकालना है EX। तो EX क्या होता है, EX होता है सर x PX। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और इसका समेशन लेना है। इसका क्या लेना है, समेशन लेना है। तो 1 into k/2 करेंगे तो कितना आएगा k/2। 2 into k/3 करेंगे तो कितना आएगा 2k/3। 3 into k/6 करेंगे तो कितना जाएगा k/2। ठीक है ना, 3k/6 यानी k/2। ठीक है, अच्छा, तो इनको अगर अपन ऐड कर लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, या तो इसको ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा आपके पास k हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास k, और ये हो जाएगा 2k/3। तो ये हो जाएगा आपके पास में 5k/3 और k की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। k की वैल्यू 1 कहाँ से पुट कर रहे हैं, यहाँ से पुट कर रहे हैं। इसके ऑप्शन में ये दिया था तो ये आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, इसके ऑप्शन में ये दिया था, ये आप खुद से ट्राई करना। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी तरह की, नहीं? चलिए फटाफट आगे बढ़ेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 होता है, उसके हिसाब से हमने के किलो निकाली। फिर के किलो पता है तो हमें प्रोबेबिलिटी 1 पर और 2 पर कैलकुलेट करनी थी, वो भी कर ली। उसके बाद फिर हमें एक्स इंटू पी एक्स करना है करस्पॉन्डिंग, है ना, जो एक्स किलो ले रहे हैं उस पर पी एक्स किलो क्या आएगी उसको मल्टीप्लाई करके सम करना है, क्योंकि वही हमसे मांग रहा है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन है इवेलुएट करना है 0 से π/2 e⁻x sin x। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको e⁻ax sin bx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कि डायरेक्ट फॉर्मूला अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। ये होता है ऐसा कुछ, ये होता है आपका a sin bx और ये होता है आपका b cos bx विथ नेगेटिव साइन। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसको याद रखें, नहीं तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, आईलेट वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि यहाँ पर हमारा जो a है वो कितना है 1 है, तो ये e⁻x हो जाएगा। और b जो है वो भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर यानी कि ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin x माइनस कॉस एक्स। तो ये आपके पास में क्या आ गया, ये आपके पास में इंटीग्रेशन आ गया 0 से π/2 e⁻x sin x dx का। अब इसमें अपन लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट कितनी है 0 से π/2। अब यहाँ पर हम एक्चुअली में क्या करने वाले हैं, जब हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो ये e⁻π/2 बनेगा बाई 2, यहाँ पर बनेगा 1 माइनस 0, अपर लिमिट आ गया। फिर यहाँ पर करेंगे तो 1/2, ये 0 -1। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा अपने को e⁻π/2 मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो जाएगा आपके पास में +1/2। तो एक्चुअली में e⁻π/2 +1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये चीज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं पता है तो आपका यहाँ पर बाई पार्ट्स लगाने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, तो आप वो लगा सकते हो, है ना, क्योंकि वैसे भी मतलब 3 नंबर का सवाल है तो आप उसको करोगे तो आपके नंबर और मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, है ना। बट अगर आप ये चीज लिखते हो कि भैया e⁻ax sin bx के लिए ये होती है, मतलब आपने जब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख दिया तो आपने ये चीज मेंशन कर दी कि कैसे आई, कैसे आपने लिखी, तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, तो भी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, बट आपके ऊपर है कि आपको लगता है नहीं ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है। टू दी पॉइंट लिखने पे और सही लिखने पे नंबर मिलते हैं। ठीक है,
अगर आपने कोई चीज जो लिखनी जरूरी थी वो नहीं लिखी तो फिर दिक्कत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये फॉर्मूला सीधे अप्लाई कर दिया और ये नहीं बताया कि कैसे आया, तो फिर दिक्कत है। आप ये लिखो, फिर बता दो कि ये कैसे आया, और इसमें बता दो कि ए और बी की वैल्यू कितनी है, 1 और 1 है। तो फिर एग्जामिनर को लगेगा यार बच्चे ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। बाकी लिमिट पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना। अब ये वो सवाल है कि अगर आपने खुद से किया हुआ नहीं है कभी पहले, तो वहां जाके ऐसा क्लिक नहीं करेगा आपको ये। तो पहले तो ये सवाल आपको खुद से करना पड़ेगा कि यार हमने ना इस सवाल को खुद से किया हुआ है और पता है कि ऐसे करना है। अब एक्चुअली में साइन ए माइनस बी तो कांस्टेंट टर्म है ना, इसको बैलेंस भी कर दिया आपने। बट इसको अपन कैसे यूज करें, तो अपने को क्या करना है, इसको एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी के फॉर्म में ट्रीट करना है, डील करना है। कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर आपका 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है, यहाँ पर इंटीग्रेशन लिख रहे हैं। यहाँ पर आपका cos x माइनस ए है और cos x माइनस बी है। अच्छा, यहाँ पर साइन ए माइनस बी को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन, ये ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि क्या हम इसको x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो ये x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए करेंगे तो ए माइनस बी ही बनेगा। बट ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ कि ये बन गया आपका साइन ए माइनस बी, तो ये बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो जब हम इसको ओपन करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे तब आपके पास 10 का टर्म बन जाएगा, है ना, 10x माइनस ए 10x माइनस बी, है ना, और फिर आप उसका इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। तो ये सवाल आप खुद से करो, मैंने आपको काफी कुछ इसमें हिंट दे दिया कि आपको कुछ नहीं करना। पहले तो आपको इसको साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे डिवाइड करना है। साइन ए माइनस बी को आपने साइन एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए के फॉर्म में लिख दिया, जिससे ये साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, है ना। आप ऐसे इसको ओपन करोगे और फिर इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 10 का टर्म बनेगा, और उसको फिर आपको इंटीग्रेट करना है तो वो लॉग का टर्म बन जाएगा, लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए बन जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, अच्छा सवाल है, करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हर एक सवाल की वैल्यू 5 नंबर है, इसका ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आपके पास सवाल आ गया कि ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन ए सेट ऑफ रियल नंबर आर एज आर एक्स कॉमा वाई, और x इंटू वाई करने पर आपको इरेशनल मिलना चाहिए, x इंटू वाई करने पर आपको इरेशनल मिलना चाहिए। तो चेक वेदर आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए। रियल नंबर में तो सारे नंबर आएंगे, तो मैंने बोला कि 1, 1 अगर मैं लेता हूँ तो 1 इंटू 1 करने पर 1 इंटू 1 करने पे तो 1 आएगा, और 1 जो है वो तो इरेशनल नहीं है। इसका मतलब 1, 1 जो है वो बिलोंग नहीं करता इस रिलेशन को। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ना, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि x इंटू वाई जो है ना, बिलोंग्स टू आर है, तो x इंटू वाई अगर इरेशनल है तो जाहिर सी बात है कि y इंटू एक्स करने पे भी आपको क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं था, बट ये सिमेट्रिक है। ये क्या है, ये सिमेट्रिक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रांजिटिव की। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रांजिटिव की। तो यहाँ पर अपन ने पेयर ले लिया 1√2, फिर अपन ले लिया √2 2, ठीक है ना। तो अपन ने क्या लिया, अपन ने लिया कि भैया 1√2 जो है वो बिलोंग्स टू आर है, एंड √2, 2 भी बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि 1 इंटू √2 करने पे √2 मिलेगा जो कि आपका इरेशनल है, √2 इंटू 2 करने पे भी 2√2 मिलेगा जो कि आपका इरेशनल है। बट इसके हिसाब से क्या बोलता है कि अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए था, यानी कि 1 2 का होना जरूरी है। बट 1 इंटू 2 करने पर जो रिलेशन है वो 1 इंटू 2 करने पर इरेशनल आना चाहिए, तो 1 इंटू 2 करने पर इरेशनल तो नहीं आएगा, इसका मतलब ये गलत हो गया, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये चेक करने के लिए बोला था। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, बट ये सिमेट्रिक है, तो ये हमने बता दिया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना जब भी आपको चेक करना होता है ना, तो आपका यहाँ पर जो थोड़ा सा जो दिमाग है वो इस चीज को लेके चलना चाहिए कि ऐसी कौन सी वैल्यूज ले लें, क्योंकि रियल वैल्यू बोला है तो रियल वैल्यू ही लेना है। तो कौन सी ऐसी वैल्यू ले लें जिससे कि हमारा यहाँ पर अड़चन आ जाए, अड़चन आ जाए मतलब कि ये बोल रहा है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, चेक करना है। तो ऐसे नंबर सोचो जिससे इसमें अड़चन आए, जिससे इसमें दिक्कत आए, है ना। आप आसान आसान नंबर सोचोगे जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जब भी चेक करना है इसका मतलब आपको वो नंबर सोचना है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करते हो।
तभी जाके आप अपने आंसर तक पहुंचोगे। ठीक है, अब यहाँ पर तो आप 1√3 भी ले सकते थे, √3 4 भी ले सकते थे, कुछ भी नंबर ले सकते थे, बट मुझे मालूम है कि मैंने 1 और √2 लिया, मतलब एक नंबर जो है वो रैशनल है, एक नंबर इरेशनल है, मल्टीप्लाई कर रहेंगे तो इरेशनल ही आएगा, उधर भी मैंने वही चीज ली, मगर यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा वो रैशनल और रैशनल का बन जाएगा, और हमें इरेशनल रिजल्ट चाहिए जो कि नहीं आ पाएगा। ठीक है ना, चल आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो सवाल है वो लिखा हुआ है कि इफ ए इज इक्वल टू समथिंग एंड बी इनवर्स इज इक्वल टू समथिंग, फाइंड ए बी का इनवर्स। तो यहाँ पर अगर आपको ए बी का इनवर्स चाहिए तो एक्चुअली में ये उल्टा ओपन होता है, तो ये ओपन होगा आपका बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब बी इनवर्स तो आपके पास है, आपके पास में बी इनवर्स तो है, कितना है वो 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 और 2। अब आपको क्या चाहिए, आपको ए इनवर्स चाहिए। अब सबसे पहले ए इनवर्स के लिए आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा जो कि आपका नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज आपको आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, पहले आप निकालोगे कोफैक्टर्स। तो आप निकालोगे C11 C12 C13 C21 C22 C23 और C31 C32 और C33, और जो भी आएगा उसका फिर ट्रांसपोज ले लोगे तो आपका फिर आ जाएगा क्या, एडजॉइंट आ जाएगा। तो आपका जो ए इनवर्स होता है, एक्चुअली में जो ए इनवर्स होता है वो क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पर कोफैक्टर के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, माइनर पता होना चाहिए। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जैसे आपको अगर CIJ निकालना है तो ये -1 की पावर I+J होता है। तो अगर आपको C11 निकालना है तो ये -1 की पावर 1+1 2 हो जाएगा और ये M11 हो जाएगा। अब -1 की पावर 2 तो +1 होता है, तो यहाँ पर ये M11 हो जाएगा। अगर आपको C12 निकालना है तो आप लिखो पहले तो M12, बट 1+2 कितना होता है 3, 3 एक ऑड नंबर है तो यहाँ पर आ जाएगा -9। अगर आपको C13 निकालना है तो ये M13 के बराबर होगा, बट 1+3 कितना होता है इवन नंबर तो यहाँ पर +1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये -1 की पावर इवन पर आपको 1 देगी और -1 की पावर ऑड पर ये आपको -1 देगी। अब वो पता कैसे चलेगा, वो पता चलेगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगर 1 1 मतलब 1+1 2 इवन है तो M11 आ जाएगा, है ना। और अगर 1+2 3 3 यानी ऑड है तो यहाँ पर -(M12) आ जाएगा। उसी तरह से अगर आपको C23 निकालना है तो ये आपका M23 लिखा, बट 2+3 5 होता है, 5 एक ऑड नंबर है तो -n लगा दिया। तो ऐसे आपको निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। अब अगर आपको फॉर एग्जांपल M23 निकालना ही है तो आप कैसे निकालोगे, आपके पास में मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स आपको दिया है। M23 का मतलब है कि आपको सेकंड रो हटाना है ना, सेकंड रो और थर्ड कॉलम हटाना है। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम आपको हटाना है, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 1 0 और 2 और -2। ये आपको M23 दे देगा, M23 दे। अगर आपको M32 निकालना था तो आपको थर्ड रो और सेकंड कॉलम हटाना था, फिर जो बचेगा उसका आपको इस तरह से माइनर निकालना है। तो ये माइनर निकालने का तरीका है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ये सवाल आप खुद से सॉल्व करें, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और ये बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, चलिए उसी तरह से मैट्रिक्स मेथड की मदद से आप ये भी निकाल सकते हैं, AX इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ए का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, और फिर आप मेथड लगाओगे। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस, हेंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर वेक्टर इक्वेशन की बात करें, है ना, वेक्टर इक्वेशन की बात करें तो वेक्टर इक्वेशन क्या होता है सर, वेक्टर इक्वेशन होता है आपका कि इस लाइन से पास हो रहा है तो ये हो जाता है आपका XI प्लस YJ प्लस ZK प्लस लेमदा, जिसके पैरेलल होता है वो यहां लिखते हैं AI प्लस BJ प्लस CK। तो ये पैरेलल है जिसके, वहां से उस वेक्टर से यहाँ पर निकलता है, और यहाँ पर जहां से पास हो रहा है वहां से ये आपको XYZ निकलता है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि वो XYZ के लिए 1 2 और -4 है, तो ये हो जाएगा 1 2 और -4 लेमदा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसके पैरेलल है तो 1 - 3 करेंगे, है ना, या तो आप 3 - 1 भी कर सकते हो। 3 - 1 करोगे तो कितना आएगा, 2i आ जाएगा। ठीक है, 3 - 0 करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और -5 माइनस ऑफ -11 करेंगे तो ये आपका प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये आपके पास में क्या आ गया, ये आपके पास में वेक्टर इक्वेशन आ गई, है ना, ये आपके पास वेक्टर इक्वेशन आ गई। ठीक है, अच्छा
इसी में अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन बनाना होता तो आपके लिखते हैं x-1, y-2, z-4 तो z+4 अपॉन 236 तो ये जो आपने वेक्टर इक्वेशन बनाई है उसी की ये कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। दूसरा आपका दूसरी जो लाइन बनेगी वो दूसरी लाइन क्या बनेगी? R2 वेक्टर जो बनेगा इसको मान लेते हैं R1 वेक्टर है। तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 3i प्लस 3j माइनस का 5k। ठीक है, ये हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर अपन ने म्यू ले लिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में 2i और 3j और प्लस 6k। अब आपके पास में दो वेक्टर्स आ गए है ना, आपके पास R1 और R2 वेक्टर आ गया। अब आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका? वो आपका है वेक्टर बी क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेक्टर बी है वो कौन सा वेक्टर होगा? ध्यान से देखेंगे, जो वेक्टर बी है वो आपका ये होगा। ठीक है, जो दोनों जगह कॉमन है। तो ये वेक्टर बी आपके पास में आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 2i प्लस 3j प्लस 6k। और a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपका a2 है और ये जो है ये आपका a1 है, ये आपका a1। तो यहां से आपको a2 माइनस a1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनका क्या करना है? आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, यानी कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, आई जे के, यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन के आई जे के कोफिशिएंट, यहाँ पर दूसरे वाले वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर इक्वेशन ही आएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको नीचे क्या लिखना है? नीचे वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, तो ये आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? तो ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, और अगर आपको देखने को मिलेंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो आपको दिक्कत जाएगी। ठीक है ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप चलो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यानी कि कर्व जो है वो ऐसा बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर लाइन की इक्वेशन है, तो जब x किलो जीरो होगी तो y किलो 2 होगी, और जब y किलो जीरो होगी तो x किलो -2 होगी। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन पास होगी आपकी, यहाँ पर ये कट करेगा, इसको नीचे ले जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर y की जगह x+2 पुट कर दे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x+2, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, है ना? 2 और -1 मिलने वाला है वैसे तो ये हो जाएगा x कॉमन निकाल के x-2 और 1 x-2 इक्वल टू 0। तो x-2 और x+1, तो x के लिए क्या मिलेगी आपको? 2 और -1। तो 2 और -1 यानी कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये आपका इधर ये 2,0 है, और ये जो पॉइंट है आपका ये वाला पॉइंट, ये आपका कौन सा पॉइंट होगा? ये आपका -1,0 होगा। ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व लाइन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जो कर्व है लाइन और एक्स एक्सिस है वो ये वाला रीजन है। तो इसको अगर हम थोड़ा दूसरे कलर से करें तो यानी कि हमको ये वाला जो रीजन दिख रहा है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, इसका एरिया निकालना है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, अ, ये लाइन जो है, ये लाइन आपकी, ये वाला पॉइंट कितना है? ये आपका -2 है। ठीक है ना? ये वाला पॉइंट आपका कितना है? -2। ठीक है, ये वाला पॉइंट कौन सा आपका? 0,0 है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमें इसका एरिया निकालना है तो इसमें दो पार्ट्स हैं। एक तो आपको ये ट्रायंगल वाला पार्ट दिख रहा है जिसमें ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है। बट यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, बट ये कर्व है, तो ये ट्रायंगल नहीं बन रहा। तो ध्यान रखेंगे इसका जो एरिया होगा वो कैसे निकालेंगे? ये मान लीजिए आपका ये y1 है और इसका जो एरिया है वो आपका y2 है। ठीक है ना? तो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कितना है आपका? y1 dx प्लस y2 dx। y1 dx में आपका जो लिमिट होगी वो -2 से -1 होगी, और यहाँ पर -1 से 0 होगी।
अब y1 वाला जो पार्ट है उसमें आप लाइन की इक्वेशन यूज करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे x+2 dx, और यहाँ पर लिमिट आएगी -2 से -1, और यहाँ पर आप कर्व की इक्वेशन यूज करेंगे, यानी कि आप लिखेंगे x² dx, और ये -1 से 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² 2 प्लस का 2x, और यहाँ पर लिमिट कितनी है, -2 से -1, प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका x³ 3, और लिमिट कितनी आएगी, -1 से 0। हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट पुट कर सकते हो आप। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें एक्स एक्सिस का भी ध्यान देना था, लाइन का भी ध्यान देना था, और कर्व का भी ध्यान देना था, जो कि यहाँ पर ये वाला पार्ट हमें दे रहा है। ठीक है, तो इस रीजन का आपको एरिया यहाँ पर निकालना था। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी तरह की? नहीं, चल एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड सवाल है, इस तरह के सवाल आपके बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या बोल रहा है, सेक्शन ई। यहाँ पर 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं, 4 नंबर हर एक केस स्टडी की वैल्यू है। आपसे बोला देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा विच इन्वॉल्व द यूसेज ऑफ डिफरेंट पोजेस ऑफ योगा, आसनास, मेडिटेशन एंड प्राणायाम एज शोन इन द फिगर बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर योगा के बहुत सारे जो हैं वो आसन दिए गए हैं आपको। ठीक है, और उनकी पिक्चर भी आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा था वेन डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड सी परफॉर्म बाय द पीपल ऑफ सोसाइटी। फर्दर इट इज गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेंबर परफॉर्मिंग टाइप सी योगा इज 0.4। तो टाइप सी योगा जो परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, वो कितना है, 0.4 है, यानी कि इस सर्कल की जो वैल्यू है वो 0.4 है। तो इस सर्कल की वैल्यू अगर 0.4 है, इसका मतलब ये हुआ कि x और 0.21 का सम जो होगा, x प्लस 0.21 का जो सम होगा वो 0.44 होगा, यानी x की वैल्यू जो होगी वो 0.23 होगी। तो ये हमें x की वैल्यू यहाँ से पता चल चुकी है। फिर बोला ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा, जो यहाँ पर है और जो यहाँ पर है, ये प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं, और प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो अब हम इससे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x तो हमने निकाल दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब अपन क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, मतलब इन सबको ऐड करेंगे, तो ये कितना होगा, 0.32 और 0.32 और 0.09, 32 और 9 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 0.41 हो जाएगा। तो ये 0.41 हो गया। ठीक है, 0.41 हो गया, प्लस y हमें निकालना है, प्लस x और 0.21 को जोड़ने पे 0.44 आ रहा था, तो इसको भी लिख दिया, और ये वैल्यू हमें क्या देगी, 1 देगी। ठीक है ना। अच्छा, 0.41 और 0.44 कितना हो गया, 0.85 हो गया। तो यहाँ पर 1 माइनस 0.85, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी, 0.15। y की वैल्यू कितनी आएगी, 0.15। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो y भी आ गया आपके पास। अब आपको पी सी अपॉन बी चाहिए, तो ये क्या होता है सर, ये होता है आपका कि सी और बी का जो इंटरसेक्शन है अपॉन पी बी। तो सी और बी का जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास में x है, तो यहाँ पर x आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी x की आएगी, और x कितना है, 0.23। ठीक है, 0.23 है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 0.23 आ रही है। और पी बी कितना है, पी बी यानी कि आपको इसकी वैल्यू चाहिए, आपको इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी आपकी x प्लस वाई प्लस 0.09। तो x प्लस वाई प्लस 0.09, x कितना है आपके पास, x आपके पास 0.23, ये कितना है आपके पास 0.15, और ये कितना है 0.09। तो 23 और 15 कितना हो जाएगा आपके पास में, 38, 38 और ये हो जाएगा 0.47, तो यहाँ जाएगा आपके पास 0.47। तो ये आपका आंसर आएगा, इसको आप 23/47 लिख सकते हैं, तो ये भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सवाल था, इसमें आपको इनसे भी डरना नहीं है ना, कौन से मेडिटेशन कर रहे हैं, कौन सा आसन कर रहे हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो सिर्फ सवाल पे जाना था कि भैया ये वेन डायग्राम का सवाल है, सिंपल सी बात है। तो आपसे इसकी प्रोबेबिलिटी 0.44 दी गई थी, तो x और 0.21 का सम आपको पता है, x निकल जाएगा। फिर इन सब का जो सम है, अच्छा यहाँ पर मैंने एक चीज नहीं लिखी ना, एक चीज नहीं लिखी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वही मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे वैल्यू गलत क्यों मिल रही है। एक मिनट है, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर मैंने x प्लस 0.21 करके 0.44 कर दिया, x तो आ गया, बट यहाँ पर एक चीज का ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर 0.11 यहाँ भी है। तो 0.32 और 0.09 यानी कि 0.41 होगा, प्लस y होगा,
और 0.44 होगा प्लस 0.11 होगा ये वाला, और इनका सम आपका 1 आएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, याद आ गया मुझे। तो फिर आप कमेंट में मुझे बोलते। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 0.85 तो हो गया था, और ये 0.96 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 0.96, यानी y इज इक्वल टू आ जाएगा 0.04, है ना, 0.04। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको y भी निकल गया, x भी निकल गया, आपको ये चाहिए, तो इसका फॉर्मूला ये है। तो c और b का इंटरसेक्शन जो है वो x है, तो x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू थी आपके पास 0.23, और पी भी आपके पास में इनका सम आएगा, यानी x प्लस वाई। तो x प्लस वाई यहाँ पर अपन इसको सही कर लेते हैं। x कितना आपके पास, x है आपके पास 0.23, y कितना है आपके पास, y है आपके पास 0.04, और ये कितना है 0.09, तो ये आपके पास 0.13 आएगा। 13 यानी कि आ जाएगा आपके पास में 0.36, तो ये 0.36 आ जाएगा, तो एक्चुअली में ये 23/36 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने पहली बार में क्या किया था, 0.11 को कंसिडर नहीं किया था, ये गलतियां आपसे भी हो सकती हैं, तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो इसमें आपके पास में इस थर्ड वाले के साथ में ऑप्शन था, तो आपको जो ठीक लगे आप वो करें, मुझे लगता है कि ये ज्यादा आसान है तो मैंने ये कर दिया। ठीक है, बाकी आपके पास वहां ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट आपके पास केस स्टडी 2 है, इसमें आपसे क्या बोल रहा है, ए टैंक as shown in the figure below formed using a combination of cylinder and a cone। तो यहाँ पर जो ऊपर है वो सिलेंडर है और नीचे कोन है। offers better drainage as compared to a flat bottom। ठीक है, a tap is connected to such a tank whose conical part is full of water। ठीक है, water is dripping out from a tap at the bottom at the uniform rate of इतना, यानी कि यहाँ से आपको ये पता चल गया कि dv अपॉन dt जो है वो आपके पास में 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, और निकल रहा है, इसका मतलब माइनस में लेंगे इसको। द सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका कोनिकल शेप दिख रहा है आपको ये वाला, तो यहाँ पर ये जो एंगल है आपका, ये एंगल, ये आपका 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री अगर ये है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये तो आर होगा, और ये इस कोनिकल शेप का हाइट होगा। तो अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो मेरा परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, तो यानी कि यहां से मैं बोल सकता हूँ कि 1045 की जो वैल्यू होगी वो आर अपॉन एच होगी, और ये 1 होता है, तो आर अपॉन एच अगर 1 है यानी आर और एच बराबर हो गए, तो हाइट और रेडियस बराबर हो गया इस कोनिकल वेसल की अगर हम बात करें तो। ठीक है ना, फिर आगे क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है भैया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक इन द टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस। तो आपको जो वॉल्यूम निकालना है कोनिकल पार्ट का, वो होता है 1/3 पाई r² h। तो यहाँ लिखेंगे 1/3 पाई r² की जगह r², h r के बराबर है, तो यहाँ पर r लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r³ तो ये आपने जो वॉल्यूम है वो r के फॉर्म में लिख दिया, वही आपसे मांग रहा था यहाँ पर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस। ठीक है, अब आपसे बोला फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस एट एन इंस्टेंट व्हेन r इज इक्वल टू 2√2 सेंटीमीटर। आपको रेट ऑफ चेंज बताना है। अब रेट ऑफ चेंज बताना है तो आप कैसे बताओगे, ध्यान से देखो, आपको मालूम है v जो है वो 1/3 पाई r³ है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें t के रिस्पेक्ट में, तो dv अपॉन dt आ जाएगा 1/3 पाई, ये आ जाएगा आपका 3r² dr/dt। ठीक है ना, अच्छा, अब यहां से हमें क्या दिख रहा है, यहां से हमें ये 3 से 3 कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। dv/dt की वैल्यू -2 है, तो यहां लिख देंगे अपना -2 इज इक्वल टू पाई r², तो ये हो जाएगा पाई r² का मतलब होगा ये इसका स्क्वायर करना है, तो ये इसका स्क्वायर जो होगा वो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है ना, और dr/dt की वैल्यू तो निकालनी ही थी आपको, तो ये हो गया dr/dt। तो अगर आप dr/dt की वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -1/4 पाई, -1/4 पाई। ठीक है ना, -1/4 पाई, तो यहाँ से आपका पहला वाला भी हो गया, दूसरा वाला भी हो गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की। मैं हमेशा बोलता हूँ केस स्टडी बेस वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो आसान होते हैं। आपको डर लगता है कि अच्छा कुछ बहुत बड़ा सा सवाल आएगा, बट एक्चुअली में अगर आप उसमें उसकी थ्योरी नहीं भी पढ़ो, पहले सवाल देख लो क्या क्या है, तो भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। थर्ड इसमें क्या होगा, थर्ड में आपके पास ए और बी का ऑप्शन है। फाइंड द रेट एट विच द वेट सरफेस ऑफ द कोनिकल टैंक इज डिक्रीजिंग एट एन इंस्टेंट व्हेन रेडियस r इज इक्वल टू 2√2 सेंटीमीटर। अब वेट पार्ट का मतलब ये है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अंदर से गीला हो रहा होगा, यानी पाई आर एल की बात कर रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा साफ करूं,
जगह के लिए, तो आप ये बोलोगे कि यहाँ पर एक्चुअली में कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो होगा पाई आर एल। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, आपको समझना ये था कि ये आपका आर था, ये भी आपका आर था, और ये आपका एल है। तो एल जो है ये 90 डिग्री बनेगा। एल जो है वो आपका क्या है, 2r² का अंडर रूट है, यानी कि ये √2r है, √2r है। तो यानी कि यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा पाई आर इंटू √2r। तो सी किलो आ जाएगी आपके पास में पाई √2r²। अब यहाँ पर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, सॉरी, फाइंड द रेट एट विच द वेट सरफेस ऑफ द कोनिकल टैंक इज डिक्रीजिंग, यानी कि आपको डीसी अपॉन डी टी निकालना है। तो डीसी अपॉन डी टी निकालेंगे तो ये पाई और ये √2 तो एज इट इज रहेगा, ये आ जाएगा 2r dr अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं √2, यहाँ लिख सकते हैं पाई 2r, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे तो ये 4√2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√2। और dr अपॉन डी टी अभी अपन ने निकाला था, वो अपना कितना आया था, वो अपना आया था माइनस में कुछ 1/4 पाई शायद से। ठीक है ना, ऐसा कुछ आया था। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में -2। ये आ जाएगा आपके पास में कितना, -2। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल कठिन नहीं थे, आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा उठाना था। अब आप एक बार बस ये चेक कर लेना कि यहाँ पर ये जो वैल्यू थी, ये आपकी -1/4 पाई ही आई थी कि नहीं आई थी, है ना। मेरे ख्याल से -2 था और यहाँ से 8 पाई गया था, तो ये मेरे ख्याल से -1/4 पाई आया था। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो मैंने ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, इसमें हमने ये वाला किया, इसमें ऑप्शन था, तो ये वाला सवाल आप खुद से कर सकते हो, ये वाला सवाल आप खुद से कर सकते हो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए तीसरा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या है, आपसे बोला द इक्वेशन ऑफ द पाथ, ठीक है, ट्रेस्ड बाय रोलर कोस्टर इज गिवन बाय द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल लिख लेते हैं अपन यहाँ पर कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए x+9 x+1 और x-3। ठीक है, इफ द रोलर कोस्टर क्रॉसेस y एक्सिस एट पॉइंट 0, -1, तो यानी कि यहाँ पर आपकी y की वैल्यू -1 होगी। fx का मतलब ही क्या होता है, fx का मतलब ही y होता है, तो y की वैल्यू -1 है जब x की वैल्यू 0 है। ठीक है ना, तो y की वैल्यू -1 है जब x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर -3 होगा। तो यहाँ पर -1 इज इक्वल टू -27a, यानी a की वैल्यू आएगी 1/27, a की वैल्यू आएगी 1/27। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये a निकल चुका है और आपसे a ही पूछा बाद में उसने। फिर उसमें आप बोल रहा है फाइंड f डबल डैश x, है ना, एट x इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आपका पास जो fx है उसमें आपका a जो है वो 1/27 आ चुका है। अब आप ना इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x² -3x और +x -2x और -3। अब इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं x+9, तो ये हो जाएगा आपका x³ -2x² -3x, फिर ये हो जाएगा आपका +18x² -18x -27। ठीक है, तो इसको कंबाइन करके लिख रहे हैं, तो x³ का तो एक ही आइटम है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपका, और ये हो गया आपके पास में कितना 16x², ये हो गया आपके पास 16x², फिर ये हो जाएगा आपके पास में 21x, और ये हो जाएगा -27। तो अब इसको अपने को दो बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक बार अपन ने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये कितना आएगा 3x², 32x -21। दूसरी बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, दूसरी बार करेंगे तो ये हो जाएगा 6x -32, और यहाँ पर अपने को वैल्यू पुट करनी है कितनी, x की 1। तो जब हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये 1/27 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6 -32। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत ही बेसिक और आसान से सवाल आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, जिसको आप बहुत बड़ा हुआ मानते हैं, आपको लगता है अरे बाप रे बहुत कठिन पेपर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ढंग से पढ़ें, आपको ढंग से पढ़ाया जाए और हम रिलेवेंट चीजें पढ़ें, है ना, हम अननेसेसरी बहुत सारी चीजें ना पढ़ें। अब एक्चुअली में होता है कि आप क्लास ट्वेल्थ के अलावा भी बहुत सारी चीजों में ऑक्यूपाइड रहते हैं, मेंटली बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं। जो पर्सनल चीजें उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहे होते हैं, अब वहां का लेवल या वहां का जो अप्रोच है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से अलग है। भले ही सिलेबस सेम है बट अप्रोच अलग है ना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो,
ट्वेल्थ का सिलेबस वहां पर पूछा जाएगा, बट ट्वेल्थ का अप्रोच अलग है, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न अलग है, वहां पर पैटर्न अलग है, तो वहां पर सेम सवाल भी पूछा जाएगा, तो वहां पर समय आपके पास कम है, वहां पर आपको अलग तरीके से उसको अप्रोच करना है। तो आप उसको सीखने के चक्कर में आप अपना ट्वेल्थ का बेस खराब करते हो और आपको लगता है कि ट्वेल्थ ही बहुत कठिन है, ना तो आप यहाँ अच्छे कर पाते हो ना तो आप वहां अच्छा कर पाते हो। तो इसका मतलब थोड़ा सा आपको फोकस होना है। जब आप ट्वेल्थ के लिए कर रहे हैं कुछ, तो आपका अप्रोच अलग होना चाहिए, उस समय आप अपने आप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करिए, उस तरीके से बिहेव करिए जिस जिस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए, जिस तरीके से बिहेव करने से आपको फायदा मिलेगा। और जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आप फिर वो सारी चीजें सीखिए जिससे आपको वहां फायदा होगा। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपसे बन गया होगा ये सवाल। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं या आप हमसे और भी चीजें चाहते हैं, चाहे वो पीडीएफ के फॉर्म में हो, नोट्स के फॉर्म में हो, ठीक है, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और हम वहाँ पर रेगुलर बेसिस पर ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर शेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं जो आपकी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप हमसे हमारे वेबसाइट के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, तो ये आपका वेबसाइट का एड्रेस है, ये हमारा नंबर है, आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। और हमारे जितने भी कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं और उसकी क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या उसकी क्वालिटीज हैं या सिग्निफिकेंस है, या जो भी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं उससे आपको क्या क्या चीजें हम प्रोवाइड कर पाते हैं, वो आपको यहाँ पर इस फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या बैचेस चलते हैं, उस बैचेस की क्या क्या खासियत है, वो सारी चीजें वहां पर आपको मिल जाएंगी। और इसी के साथ आज का सेशन जो है वो हम एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आया होगा। अगर आपने ये सेशन अंत तक देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी आते रहिए, आगे भी इस चैनल को देखते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आगे हम आपके लिए बहुत कुछ लाने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।